Hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel in the Embrace, A Tale of Soul. तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, ये सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है, यानी कि इसके बाद एक और पार्ट होगा एंड देन उसके बाद हमारा इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव रैप अप हो जाएगा। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड चैप्टर को ही शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईपो ने अनाउंस कर दिया था कि उसकी वेडिंग होने वाली है 2 दिन के बाद एंड उसका असर क्या होने वाला था कोई नहीं जानता था। पर वहीं दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड में सान बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता उसकी हालत इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब हो रही है, उसकी सांसें उखड़ रही थी, अंदर इतनी घबराहट हो रही थी, उसे नहीं समझ आ रहा था क्या होने वाला है। सान बस कोने में सिकुड़ कर बैठा हुआ था कि तभी उसे महसूस होता है कि बारिश होने लगी है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है एंड उस बारिश की आवाज़ ने सान की एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। बस काँपने लगा, थरथराने लगा, उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। आवाज़ें बहुत तेज़ हो गई थी सान की। सान ने अपने आप को जैसे ऐसे कर खड़ा किया, साइड ड्रॉवर में से अपना फ़ोन बाहर निकाला एंड अपने काँपते हुए हाथों से ईपो को नंबर डायल किया। पर जितनी भी बार उसने डायल किया, हर बार यही जवाब आ रहा था, द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज़ नॉट आंसरिंग, प्लीज़ ट्राई सम टाइम। एंड अगेन सान ने जब डायल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। सान बस रुक गया, थम गया। वो एक पल के लिए ठंडा हो गया। एक पल के लिए सान को ऐसा लगा कि वो इस कमरे में नहीं है, वो उसी कमरे में है, स्टेट्स में, ईबो की उन तस्वीरों के बीच में जहाँ सान अपने आप को बस मरता हुआ महसूस करता था। सान ने बस अपने आप को वहीं फ्लोर पर छोड़ दिया। उसने सीलिंग की तरफ देखा, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। उसे नहीं पता उसे इतना डर क्यों लग रहा है, उसकी एंजाइटी उस पर हावी हो रही है। सान ने अपनी आंखों को बंद किया, चिल्लाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईबो वापस आ जाएगा, चुप चुप चुप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तो वो अपने आप को चुप कराने लगा। पर 10-15 मिनट बाद भी उसे चैन नहीं आ रहा था, उसे आराम नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता उसे क्या हो रहा है। उसे अपने आप को खड़ा किया, उसे तलब हो रही थी दवाइयों की, वही दवाइयाँ उसे खानी थी, पर यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई दवाई नहीं थी। ईबो ने सारी दवाइयों को यहाँ से हटा दिया था। सान बस कर्ज करने लगा खुद को, ईबो को। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो बस कर्ज कर रहा था। एट लास्ट जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो एक बार फिर से एक कोने में बैठ जाता है और अपने आप को खुरचने लगता है। पर इससे भी कोई आराम नहीं आ रहा था। सामने कहा, मुझे मुझे बात करनी होगी, मैं किसको किसको कॉल करूँ। चाइना गया, चाइना नहीं, वो गुस्सा करेगा, किसको कॉल करूँ, किसको, सी को कॉल करता हूँ, सी को। ये कहते हुए सान ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जी का नंबर निकाला, वही नंबर जो वो सेव कर गया था। सान ने अपने उस टूटे हुए दिल से सी का नंबर डायल कर दिया। इतने लंबे वक्त से वो जी को कॉल डायल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज इस वक्त पर जब सान के पास कोई भी नहीं है तो पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा है कि उसे जी को कॉल करना चाहिए। बैल जाने लगी, जैसे जैसे बैल जा रही थी सान का दिल और ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन फाइनली जब सान को लगा कि जी भी कॉल नहीं उठाएगी, फ़ोन उठा लिया गया। जी ने कहा, हेलो। सान की सांसें थम गई इतने लंबे वक्त के बाद जी की आवाज़ सुनकर, और या ये कहो कि किसी और की आवाज़ सुनकर, क्योंकि जी की आवाज़ ने कम से कम सान की उन तेज़ चीखती हुई आवाज़ों को कुछ पल के लिए से थाम दिया था। सान ने बस अपने आप को वहीं वॉल से लीन कर लिया एंड फ़ोन को कसकर पकड़ लिया। वो कुछ कह नहीं रहा था, एक वो अपने इमोशंस को सेटल कर रहा था जिससे वो जी को ज़्यादा टेंस ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ जी उस फ़ोन के अंदर की नर्वसनेस को जैसे भाप गई थी। वो अपने बेड पर जैसे जैसे कर ठीक बैठ जाती है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। जी की घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगती है। पता नहीं क्यों पर उसे अजीब सा बेचैनी हो रही थी। उसके बगल में बैठी हुई नर्स ने कहा, मैडम आप ठीक तो हैं? जी ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ये कहते हुए उसने फिर से पुकारा, सान, क्या ये तुम हो? सान की आंखों से और ज़्यादा आंसू निकल आए। वो और फवक कर रोने लगा। उसने अपनी हथेली को अपने दांतों में फंसाया एंड वो बस रो रहा था। उसे नहीं पता कि उसे आगे क्या कहना चाहिए एंड कैसे कहना चाहिए। अगर वो फ़ोन पर रोया तो जी फालतू में और ज़्यादा परेशान हो जाएगी एंड वो प्रेग्नेंट है, सान कैसे भूल सकता है। इसीलिए सान को पहले खुद को काम करना होगा, शांत करना होगा, तभी वो जी से बात कर पाएगा। इसलिए सान ने अपनी हथेली को कस कर काट लिया जिससे वो अपने इमोशंस को शांत कर सके। जब उसे वो दर्द महसूस होता है तो एट लास्ट सान के इमोशन थोड़े से काम होते हैं। सान ने एक गहरी सांस ली, अंदर अपने गले को शांत किया, फिर धीमी आवाज़ में कहा, हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ। जी ने कहा, सान सब कुछ ठीक तो है ना? सान ने बस अपनी आवाज़ को चेयरफुल करते हुए कहा, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, मैं तो बस, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? ये कहते हुए सान ने अपने इमोशंस को सेटल कर लिया था, ये कहो नकाब ओढ़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ जी
अपने आप को बस बेड से लीन कर लेती है। वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। जहान ने कहा, अब तुम मुझे जवाब नहीं दोगी? हाँ, क्या अपने दोस्त से इतना ज़्यादा नाराज़ हो? जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो जहान। जहान ने कहा, तो क्या हूँ मैं? ये कहते हुए जहान ने गल्प किया। जी ने कहा, तुम दोस्त से बढ़कर हो। तुम्हें मैंने अपना भाई माना है। जो ही तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गई है, क्या और कुछ बताने की ज़रूरत है कि तुम मेरे लिए क्या हो? जी के स्टंट जवाब को सुनकर जहान स्पीचलेस था, लेकिन उसकी आंखों में इमोशंस आ गए थे। उसने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जी ने कहा, रात के इस पहर तुमने मुझे सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया है? स्विट्ज़रलैंड में तो इस वक्त रात के 2 से 3 बज रहे होंगे ना जहान? जहान इस बात पर शॉक हो गया। उसने कहा, तो तुम्हें? जी ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता होगा कि तुम कहाँ हो? अगर वो ईपू मुझे बताता नहीं ना तो मैं उसकी जान ले लेती। ये कहते हुए जी बस स्टनली बोलती है। इंसान सिर्फ हंस जाता है। वो हंस रहा था, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक पल में जी ने इंसान का मुंह जैसे कितना लाइट कर दिया। सही है, बुरे वक्त में अगर कोई अपना हो वो आपसे बात करे तो बहुत सारा बुरा वक्त ऐसे ही बीत जाता है। इंसान ऐसा ही महसूस कर रहा था। कुछ देर के लिए जी चुप हो गई। इंसान ने कहा, कैसी हो? जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है एक 8 मंथ प्रेग्नेंट लेडी कैसी हो सकती है? इरिटेटेड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ एंड खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। ये कहते हुए जी अपने बड़े से पेट को देखने लगी। जहान ने कहा, हे, तुम्हारा बेबी लकी है कि तुम उसकी माँ हो। जी ने कहा, हाँ, शायद वो ये समझे भविष्य में, पर फिलहाल ही मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ये कहते हुए जी हल्के हल्के से अपने टमी को सहलाने लगी। जहान ने कहा, ऐसा क्या? क्या मेरी नीस तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रही है? जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता नीस है? नेफ्यू भी तो हो सकता है। जहान ने कहा, पता नहीं, पर जब से तुम्हारी प्रेगनेंसी सुनी है गट फीलिंग आ रही है कि नीस ही है। पर कोई भी हो, मेरे लिए तो दोनों वेलकम है, दोनों लवेबल हैं। जी ने कहा, फिर तो मेरा बेबी बहुत लकी है कि उसे इतने अच्छे अंकल मिले हैं। ये कहते हुए जी हंसने लगी। जहान ने कहा, अच्छे तो पता नहीं, पर हाँ, अंकल ज़रूर मिले हैं एंड वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी बेबी बहुत खुश रहे। ये कहते हुए जहान मुस्कुराने लगा। जी ने कहा, कोशिश करेंगे। बाय द वे, ईज़ा एंड यूज़ा कैसे हैं? जहान ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, दोनों सो रहे हैं बेड में, अच्छे हैं, तुम्हारे बारे में पूछते हैं। जी ने कहा, हाँ। कहा, और क्या, जब मैं नींद में गहरा सोया हुआ था तो तुम्हारी उससे अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई है। बस अब वो पूरे दिन तुम्हारे ही गुणगान करता रहता है। एंजल आंटी, हम एंजल आंटी से मिलने कब जाएंगे डैड? हम उनसे कब बातें करेंगे? वीडियो कॉल पे बात कराओ ना, वो क्या कर रही होंगी? बस पूरा दिन मेरा सर खाते रहते हैं। ये कहते हुए जहान बताने लगा एंड जी सुनने लगी। दोनों बस हंस रहे थे, इधर उधर की बातें करने लगे। जी ने पूछा, जहान कैसा है, कैसा फील कर रहा है, अब उसे वीकनेस तो नहीं हो रही, अपनी डाइट का ख्याल रख रहा है या नहीं। बहुत देर तक वो लोग बात करते हैं एंड फाइनली जहान यॉन करने लगता है। जी ने कहा, हे। जहान ने कहा, जी ने कहा, अब अच्छा महसूस हो रहा है? इस बात पर जहान का एक रुक जाता है। जहान ने कहा, जी ने कहा, तुम्हें क्या लगा, क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ? तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। जहान ने कहा, तो तुम पहचान गई थी? जी ने कहा, मेरे सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो एंड इनफैक्ट मैं तुम्हारे कॉल का ही इंतज़ार कर रही थी, पर तुमने बहुत देर लगा दी। जहान की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी जी, आई एम सॉरी। जी ने कहा, सॉरी बोलना बंद करो, उम्र निकल जाएगी पर तुम्हारा सॉरी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि तुमने बहुत गलतियाँ की हैं जहान एंड मैं तुम्हें माफ़ करते करते अब थक चुकी हूँ। बस और सॉरी नहीं सुनूंगी। कुछ अच्छा करो जिससे मुझे मौका मिले तुम्हें अप्रिशिएट करने का। इसीलिए बेधड़क होकर मुझसे कॉल कर लिया करो, ओके? जब भी एंजाइटी फील हो जस्ट कॉल मी, मैं कॉल की दूरी पर हूँ। जहान ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो जी, आई लव यू सो मच। जी ने कहा, तुम्हारा हस्बैंड जेलस हो जाएगा उसने सुन लिया तो? जहान ने कहा, वो यहाँ नहीं है। जी ने कहा, कहाँ गया है वो? जहान ने कहा, तुम्हें नहीं पता? जी ने कहा, पता है, चाइना आया हुआ है ना, चैंग भी यहाँ नहीं है। जहान ने कहा, तो इसका मतलब तुम अकेली हो? जी ने कहा, नहीं, डॉक्टर की पूरी फौज खड़ी हुई है। तुम्हें क्या लगता है चैंग मुझे ऐसे अकेला छोड़ देगा? जहान ने कहा, हाँ सही कहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जी ने कहा, तुम्हारे ईबो से कम, देखा ना तुम्हारे लिए जन्नत बना कर रखी है वहाँ। जहान ने कहा, ये तो सही है, जन्नत ही है ये जगह, बहुत खूबसूरत है। जी, कभी वक्त मिले तो आना। जी ने कहा, मैं इस प्रेगनेंसी में कैसे आ पाऊँगी? शादी करो तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी। जहान ने कहा, शादी? जी ने कहा, अपनी वेडिंग पर मुझे बुलाओ, तब मैंने अच्छा सा गाउन तैयार कर रखा है, उसे पहन कर आऊँगी। जहान ने कहा, तुम भी ना, इसका मतलब तुम्हें भी इंतज़ार करना पड़ेगा। जी ने कहा, नहीं, मैं जल्द आऊँगी। जहान ने कहा,
ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद आना, ओके? रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। ज़ी ने कहा, सान, अगर तुम्हारी वेडिंग कल होगी ना तो बेशक मेरी प्रेगनेंसी ही क्यों ना हो, मैं दौड़ कर आऊँगी वहाँ। सान ने कहा, फिर तो मैं गया, क्योंकि चैंग मेरी जान ले लेगा। ठीक है, तो सान बस हंसने लगा एंड ज़ी भी मुस्कुराने लगी। वो लोग बस बातें करते हैं बैठ के, कितने ही घंटे गुजर जाते हैं पर वो लोग बातें कर रहे थे। आज बहुत लंबे वक्त के बाद सान एंड ज़ी ने इस तरीके से बातें की थी। अब घड़ी में लगभग 5 बज जाते हैं। इंसान की आंखें धीमे धीमे कर कर बस बंद होने लगती हैं। जी ने कहा, सान। सान ने कहा, जी ने कहा, अपना ख्याल रखना। सान ने कहा, सान बस नींद में था, इसीलिए उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या जवाब दे रहा था। जी ने कहा, जब भी मन करे मुझे कॉल करना। सान ने कहा, जी ने कहा, अब तुम सो सकते हो सान। सान ने कहा, जी ने कहा, तो फिर सो जाओ। सान ने कहा, ये कहते कहते वो करता करता कब सो गया सान को भी नहीं पता। एंड जी बस दूसरी तरफ फ़ोन पर थी। जी की भी आंखें नम हो गई थी। उसने फ़ोन को कस कर पकड़ा एंड वो भी बेड पर बस लेट गई। वो सान की सांसों को सुनने लगी। वो महसूस कर सकती थी जब सान ने फ़ोन किया था। जी सान के डिप्रेशन वाले समय में रही है। उसे पता है सान का स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी कितनी ज़्यादा भयानक हो सकती है। एंड जब उसे इस तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं तो उसे किसी की ज़रूरत होती है। एंड सान ने जब उसे अचानक से इस तरीके से फ़ोन किया एंड जी को स्विट्ज़रलैंड का टाइम याद आया तो उसे यकीन हो गया था कि सान को एक बार फिर से दौरा पड़ा है एंड इसीलिए उसने फ़ोन किया है। इसीलिए जी ने सान को टाइम दिया एंड उसे उसी तरीके से बात की जिस तरीके से उसको ज़रूरत थी। कंफर्टिंग वॉइस में, कंफर्टिंग टॉक। एक एक बेचैन इंसान को अगर कोई इस तरीके से बात करने वाला मिल जाए ना तो इंसान एक पल के लिए अपनी हर परेशानी से बाहर आ सकता है। जी बस कुछ देर के लिए ऐसे ही रहती है, तभी उसे महसूस होता है कि डोर से कोई अंदर आया था। जी ने अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो वहाँ चैंग था। चैंग ने अपने कोट को उतारते हुए कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? जी ने कहा, सान का फ़ोन आया था। चैंग एकदम से रुक गया। उसने कहा, क्या? जी ने कहा, उसे अटैक आया था। इस बात पर चैंग थोड़ा शॉक हो जाता है। उसने कहा, सच में? जी ने कहा, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया। हीवो कहाँ है? चैंग ने कहा, वो तो निकल गया स्विट्ज़रलैंड के लिए। जी ने कहा, इसीलिए उसका फ़ोन ऑफ आ रहा होगा, दैट्स वाई सान ने मुझे कॉल किया। चैंग ने कहा, ये कहते हुए चैंग जी के बगल में आकर बैठ गया था। जी ने कहा, वहाँ सब कुछ कैसा रहा? चैंग ने कहा, जैसा सोचा था उससे भी भयानक। 2 दिन में शादी है। जी ने कहा, क्या? चैंग ने कहा, जी ने कहा, फिर तो मेरा गाउन तैयार है, मैं जान से अभी कह रही थी। चैंग ने कहा, हे। जी ने कहा, सोचना भी मत मुझसे मना करने के बारे में, मैं शादी में जाकर रहूँगी, वरना याद रखना तुम्हारा और मेरा डाइवोर्स पक्का है। चैंग ने कहा, तुम सच में कितनी ज़्यादा। जी ने कहा, बाहर सोना है क्या? चैंग ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा जी, क्योंकि मैं तुमसे इस हालत में लड़ना नहीं चाहता। एक बार बच्चे को आ जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। जी ने कहा, देख लेंगे कौन किसको बताएगा। खैर तैयारी शुरू करो, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, सान से मिलना है। मेरा गाउन निकालो एंड हाँ, सारी ज्वेलरी भी निकाल देना, क्योंकि मैं तो नहीं उठ सकती। ठीक है, तो ऐसे ही अपने हाथ बांध कर बैठ गई थी एंड अपने बस टमी को सहलाने लगे। वहीं दूसरी तरफ चैंग ने कहा, अभी तो मैं आया हूँ, मुझे रेस्ट तो करने दो। जी ने कहा, जाओ जाकर अभी के अभी गाउन निकालो बाहर, हमें कल रात की फ्लाइट से ही जाना होगा। चैंग ने कहा, सीरियसली तुम सब मेरी मिलकर जान ले लो मेरी। ठीक है, तो चैंग अपने पैर पटकता हुआ अपना काम करने के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ जी ने अपना फ़ोन उठाया एंड देन इबो का नंबर निकाला एंड उस पर एक मैसेज टाइप किया, जल्द से जल्द घर पहुँचो, सान को तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है, के साथ ही उसने फ़ोन साइड में कर दिया था एंड वो बस प्रे करने लगी कि वो इस मैसेज को जल्दी देखे एंड फाइनली वो सान के पास पहुंच जाए। लेकिन फिर भी उसे 12 से 13 घंटे लगेंगे, यानी कि अगला दिन लग जाएगा। वहीं अगला दिन लग गया था। इबो फ्लाइट में था। धीरे धीरे कर शाम हो रही थी। इबो की एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। वो सान को कॉल भी नहीं कर सकता, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या होगा आगे। वो बस इधर से उधर घूमने लगा प्लेन में एंड बस प्रे करने लगा कि वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बट वो यही प्रे कर रहा था कि प्लान सक्सेसफुल हो। एट लास्ट फ्लाइट लैंड होती है। घड़ी में 4 बज रहे थे एंड यहाँ से इबो को उसकी डेस्टिनेशन में पहुँचने में अभी और 5 घंटे लग जाएंगे। ड्राइवर ने सारे लगेज कार में लगा दिए थे एंड इबो बाहर खड़े होकर सिर्फ अपने फ़ोन को ऑन कर रहा था। ड्राइवर ने कहा, सर कार तैयार है। इबो ने कहा, ये कहते हुए वो बस अपने फ़ोन को ओपन करता है एंड जैसे ही फ़ोन ओपन करता है बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स की बाढ़ आ जाती है। मैसेजेस वो जहाँ पर सोशल मीडिया में इस वक्त इबो की बातें चल रही थी, हर जगह उसको टैग किया जा रहा था, वो ट्रेंड कर रहा था। इबो ने सब चीज़ को साइड किया एंड देन कॉल सेक्शन खोला जहाँ पर सान के बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। उन्हें देखते के साथ ही इबो का पूरी बॉडी जैसे शिवर कर उठती है। उसने सान को कॉल डायल किया पर फ़ोन नहीं लग रहा था। इबो ने बहुत बार डायल किया पर फ़ोन नहीं लगा। इबो ने कहा, शिट क्या दिक्कत हो गई, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? ठीक है, तो वो तुरंत कार में जाके बैठता है एंड फिर फ़ोन डायल करने लगता है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। उसने सान के फ़ोन पर डायल किया एंड देन घर की मेन लाइन पर डायल किया पर कोई भी फ़ोन नहीं लग रहा था।
इस वक्त ईबो को खुद पे गुस्सा आ रहा था एंड उसे चैंग की बात सही लग रही थी कि घर में और फ़ोन होने चाहिए। ईबो ने कहा घर जाते के साथ ही एक फ़ोन लगवाऊंगा। क्या करूँ मैं, सब कुछ ठीक तो होगा ना। ये कहते हुए ईबो बस सिर्फ प्रे करने लगा। तभी वो अपना फ़ोन और खंगालता है तो उसमें ज़ी का मैसेज उसे मिल जाता है। ईबो ने तुरंत उस पर क्लिक किया एंड उसमें लिखा हुआ था जल्दी घर पहुंचो, सान को तुम्हारी ज़रूरत है। ये पढ़कर तो ईबो की एंजाइटी और ज़्यादा ऊपर हो चुकी थी। ईबो ने बस उस फ़ोन को अपने सीने पर लगाते हुए कहा सब कुछ ठीक रहना गॉड, प्लीज़ मेरे सान का ठीक हो। ये कहते के साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी एंड ड्राइवर से कहा जल्द से जल्द उसे घर पहुंचाया जाए। लेकिन फिर भी ईबो कितना भी कह ले घर पहुंचने में समय लगेगा ही। एंड जैसा ईबो ने सोचा था 5 घंटे की जगह 7 घंटे लग चुके थे क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी जिससे हर जगह के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ईबो को ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ घर लिया ही क्यों, अगर वो शहर में ही ले लेता तो इतना टाइम यहाँ नहीं लगता पहुँचने में। लेकिन फिर भी चाहे वो कितना भी कोस ले, ईबो ने फाइनली अपने दरवाजे पर अपना कदम रख दिया था। रात के लगभग 12 बज रहे थे एंड ईबो की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसने दरवाजे पर नॉक किया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ईबो को और ज़्यादा डर लगने लगा। उसने फिर से नॉक किया एंड फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ईबो ने बस सोच ही लिया था कि अब उसे दरवाज़ा तोड़ना ही होगा एंड इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है एंड ईबो का हाथ बस वहीं हवा में रह जाता है और सांसें बस हलक में है। लेकिन अगले सेकंड दरवाज़ा खुलता है एंड पूरी तरीके से ड्रेन्ड सान सामने खड़ा हुआ था। उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे। हालत ऐसी थी जैसे कि न जाने कितने लंबे वक्त से सान ने अपने आप को कैद कर रखा है। पूरा पेल पड़ा हुआ चेहरा, लंबी फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हुए, वो कपड़े भी इधर से उधर हो रहे थे, नीचे तक बटन खुले हुए थे एंड पाँव में स्लीपर नहीं थे। एंड उसकी ऐसी हालत देखकर ईबो का दिल कितनी टुकड़ों में टूट गया उसे नहीं पता। उसने कहा सान का, पर इससे पहले कि ईबो कुछ भी क्या पता एक सान बस कस कर ईबो को हक कर लेता है एंड ईबो के हाथ में जो बैग था वो वहीं साइड में गिर जाता है। उसने भी सान को बस हक कर लिया। ऐसा लग रहा था एक पल के लिए ईबो सांस लेना भूल जाएगा। क्या हुआ है, हाँ वो ठीक तो है ना, सान ठीक है ना। ईबो ने कहा सान का, तभी सान ने कहा तुम आ गए ईबो, तुम आ गए। ईबो ने कहा हाँ मैं आ गया, पर मुझे खुद को देखने तो दो। पर सान ने ईबो को छोड़ा नहीं, उसे बस कस कर ईबो को पकड़े रहा। सान ने कहा प्लीज़ मुझे फील करने दो ईबो, आई एम स्कैर्ड, मुझे फील करने दो। ईबो ने कहा सान ने कहा प्लीज़ स्वीट हार्ट। ईबो ने कहा ओके जंप। जैसे ही ईबो ने कहा एक सान ने कहा व्हाट। ईबो ने कहा जंप एंड अगले ही सेकंड सान ने जंप किया एंड अपने लेग्स को बस लॉक कर लिया। ईबो ने कहा होल्ड मी टाइट। सान ने कहा ठीक है। तो यही सान ने सिर्फ ईबो को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया एंड अगले ही सेकंड ईबो घर के अंदर था। उसने दरवाजे को लगाया एंड वो ऊपर की तरफ चलने लगा। उसने कहा बच्चे, सान ने कहा सो रहे हैं मेट्स के साथ। ईबो ने कहा रूम में चले। सान ने कहा ठीक है। तो उसने अपना सर बस ईबो की नेक में छिपा लिया था एंड ईबो सान को लेता हुआ उनके रूम में आ जाता है। उसने दरवाज़ा खोला एंड दरवाजे को बंद कर दिया। अगले ही सेकंड उसने सान को वहीं बेड पर ले जाकर रखा एंड अब सान से कहा अब तो आप मुझे छोड़िए। सान ने कहा नहीं। ईबो ने कहा सान ने कहा प्लीज़ ईबो। ईबो ने कहा प्लीज़ छोड़िए तो सही हनी, मुझे आपको देखना है। कितना लंबा वक्त हो गया मैंने आपको नहीं देखा। सान ने कहा अभी तो देखा था। ने कहा सान एंड ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर सान समझ गया था कि अब उसे हटना ही होगा, इसीलिए उसने अपनी पकड़ को धीमा छोड़ा एंड फाइनली अपने हाथों को ईबो की गर्दन से अलग कर लिया था। लेकिन फिर भी वो ईबो से ज़्यादा दूर नहीं हुआ। ईबो ने कहा मेरी तरफ देखिए। सान ने कहा नहीं। ईबो ने कहा मेरी तरफ देखिए शाहजान। जैसे ही ईबो ने कहा एक सान ने अपना निगाहों को उठा के ईबो की तरफ देखा एंड ईबो के दिल के कितने टुकड़े हो गए। सान की हालत सच में बहुत ज़्यादा अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि सान स्कैर्ड है, बहुत स्कैर्ड। ईबो ने कहा क्या हुआ है। सान ने कहा किस मी। ईबो ने कहा क्या। सान ने कहा किस मी ईबो। अगले ही सेकंड ईबो सान को किस करता है, एक हार्ट वार्मिंग किस, हंगर किस। ईबो ने कहा आप ठीक है। सान ने कहा नहीं, और किस करना है। उन्होंने सान के गालों को हल्के से सहलाते हुए कहा वाई सो हंग्री। सान ने कहा हंग्री, बहुत ज़्यादा ईबो। आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ठीक है। तो सान की आंखों से आंसू निकल गए, ईबो की आंखों से भी। ईबो ने कहा कब से। सान ने कहा 2 दिन से। बहुत तेज आवाज़ें हैं ईबो, दैट्स व्हाई आई नीड यू। प्लीज़ मुझे किस करो, मुझसे लव करो ईबो, इन आवाज़ों को शांत कर दो प्लीज़। इससे पहले कि सान आगे और प्लीड कर पाता, ईबो ने सिर्फ सान को बहुत बहुत डेस्परेटली किस किया। वो किस बहुत लव फुलिंग था, इतना ज़्यादा कि एक पल के लिए सान की सांसें अटक गई, लेकिन वो भी उसी पैशन के साथ किसको रिस्पॉन्ड करने लगा। वो अपने दिमाग को बस शांत करना चाहता था एंड अगले ही सेकेंड वो लोग सिर्फ एक दूसरे के जिस्म को बस छू रहे थे। सान की फिंगर्स ईबो की पूरी बॉडी के ऊपर चल रही थी एंड अगले ही सेकंड उसने ईबो के उस लॉन्ग कोट को उतार दिया एंड ईबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा बेड। सान ने कहा नो, फ्लोर। ईबो ने कहा व्हाट। सान ने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब मैं जागा था ना ईबो,
बिल्कुल वैसे ही विंडो के नीचे। ये कहते हुए उसने विंडो की तरफ इशारा किया। इबो ने कहा सानगा। सान ने कहा प्लीज़ हनी प्लीज़। ये कहते हुए वो प्लीट करने लगा एंड इबो सिर्फ हंस जाता है। उस किसके बीच में वो हंस रहा था एंड उसने अगले ही सेकंड सान को फिर से अपनी एम्ब्रेस में उठाया एंड वही विंडो के नीचे आ गया था। इबो ने कहा ब्लैंकेट। सान ने सिर्फ अपनी उन रोती हुई आंखों से नोट करते हुए कहा ब्लैंकेट। ये कहते हुए वो हंसने लगा एंड अगले ही सेकंड इबो बस सान को वही फ्लोर पर रखता है एंड दौड़ता हुआ जाता है और कबर्ड खोल कर वही फ्रेशली वॉश्ड ब्लैंकेट लेकर आता है जो उस दिन लेकर आया था। एंड अगले ही सेकंड वो फ्लोर पर था एंड सान उस ब्लैंकेट पर इबो की तरफ देखता हुआ एंड इबो उसके ऊपर। इबो ने कहा सो व्हाट यू वांट शाओसान। सान ने कहा लव, बहुत सारा लव। इबो ने कहा देन आई विल लव यू टू द होल नाइट हनी। ये कहते हुए इबो सिर्फ सान को बस किस करने लगा एंड अगले ही सेकंड उस पूरे रूम में वो हार्ट वार्मिंग लव था। हर तरफ सिर्फ लव था एंड सान की वो आवाज़ें धीमे धीमे करके जैसे बंद होने लगी क्योंकि इबो सान के कान में लगातार विस्पर कर रहा था। वो बहुत स्वीट बातें सान से कह रहा था एंड सान उन बातों में जैसे खोता जा रहा था। कब वो आवाज़ें बंद हो गई एंड इबो की आवाज़ें सान को सुनाई देने लगी सान को नहीं पता। अगले ही सेकंड लगभग 2 राउंड करने के बाद इबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा आर यू ओके नाउ। सान ने गहरी सांस लेते हुए कहा इबो ने कहा देन मैरी मी। सान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इबो ने कहा आपने कहा था ना जैसे ही मैं लौटूंगा आप मुझसे शादी करेंगे। सान ने कहा अभी। इबो ने कहा कल कल हम शादी करेंगे एंड अब आप कुछ नहीं कहेंगे। कहते हुए इबो ने साइड में पड़ी हुई अपनी पैंट को उठाया एंड देन उसकी पॉकेट में से वो रिंग बाहर निकाली एंड सान सिर्फ कंफ्यूजन में इबो को देखने लगा। पर अगले ही सेकंड उसे अपने हाथ में कुछ ठंडा सा फील होता है। उसने अपनी रिंग फिंगर में देखा तो वहाँ बहुत ब्यूटीफुल रिंग थी। इबो ने उस रिंग की तरफ देखते हुए कहा फाइनली मुझे मेरी रिंग मिल गई सान का एंड अब आप मुझसे शादी करेंगे ना। विल यू मैरी मी। सान ने अपनी टूटी हुई हंसी देते हुए कहा ओके ओके लव आई विल मैरी यू जैसा तुम कहो जब तुम कहो। इबो ने कहा कल 12 बजे। सान ने सिर्फ अपना सर झटकते हुए कहा ठीक है 12 बजे। पर सारी तैयारियाँ। इबो ने कहा टेंशन मत कीजिए मैं सारे इंतजाम कर आया हूँ एंड सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होगा कल, बस सिर्फ कल का इंतज़ार कीजिए। ये कहते हुए वो बस सिर्फ सान को देखने लगा एंड उसने जेंटली सान के फॉरहेड पर किस किया एंड देन कहा कल हमारी शादी है सान का तो क्यों ना आज ही हम अपनी वेडिंग नाइट मनाएं। सान ने कहा यू। इबो ने कहा आपने शुरू किया था एंड मैं अभी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ अभी मुझे और चाहिए। ये कहते हुए वो सान को फिर से किस करने लगा एंड एक बार फिर से वो पूरा रूम उन्हीं आवाज़ों से गूंज जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेनलैंड चाइना इन मैंशन। वही आलीशान कमरा जिसकी दीवारें काली और लाल रंग से सनी हुई हैं। वही मखमल का बिस्तर जिस पर जानी बैठी हुई है। उसके हाथ में एक कलर बुक है जिसके अंदर वो अपने क्रेयॉन से कलर कर रही है। उसके सामने युवानी बैठी हुई है। वो कुछ गुनगुना रही थी। तभी सानी ने कहा मामा। जैसे ही सानी ने पुकारा एक युवानी रुक जाती है। उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा। वो इस वक्त अपने गाउन को देख रही थी जो अभी अभी आया था। ब्यूटीफुल रेड एंड ब्लैक कलर का गाउन। ऐसा गाउन जिस पर देखकर बस नज़र थम जाए। पर ये कोई वेडिंग गाउन जैसा नहीं लग रहा था। खैर इस बात से युवानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था पर शायद बाकियों को पड़ सकता था। पर क्या इस बात से युवानी को कोई लेना देना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि वो तो इसे देखकर बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा, इतनी कि ये चमक उसकी आंखों में नज़र आ रही है। पर फिलहाल उसने अपनी निगाहों को सानी की तरफ किया एंड धीमे से कहा क्या हुआ बेबी। सानी ने कहा मम्मा मैंने ड्रॉ कर लिया, क्या आप प्लीज़ देखेंगी? क्या ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है? युवानी ने कहा वाओ प्रिंसेस तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, अभी तो देखो तुमने क्या ड्रॉ किया है। ये कहते हुए युवानी एक सानी के पास आती है एंड वही बेड पर बैठ जाती है। उसके बाद उसने वो नोटबुक ली जिसमें वो ड्राइंग बनी हुई थी एंड सानी बस अपनी इनोसेंट आइज से युवानी की तरफ देख रही थी। पर एक युवानी की आंखें ठंडी हो जाती हैं, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी। उसकी मुट्ठियाँ कस गईं। उसने सानी की तरफ देखते हुए कहा ये तुमने क्या ड्रॉ किया है? सानी ने कहा मम्मा वही जो आपने मुझे दिया था। युवानी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने वैसा ड्रॉ नहीं किया है जैसा मैंने तुमसे कहा था। युवानी की आवाज़ सुनकर एक सानी डर जाती है। उसने कहा बट मम्मा। युवानी ने कहा फिर से ड्रॉ करो। ये कहते हुए उसने नोटबुक वहीं रख दी थी। सानी ने कहा पर मैं ऑलरेडी 10 टाइम्स ड्रॉ कर चुकी हूँ। युवानी ने कहा लेकिन तुम अभी परफेक्ट नहीं हुई हो, तुम्हें मेरी तरह परफेक्ट होना है। सानी मैं चाहती हूँ तुम एक बहुत बड़ी पेंटर बनो, ऐसी पेंटर जो सारे इमोशंस को बाहर रख दे। मैं कभी बन नहीं पाई पर मैं चाहती हूँ तुम बनो बेबी एंड तुम मेरे सपने को पूरा करो।
क्या तुम मेरे लिए ये करोगी? ये कहते हुए उसने जानी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। जानी बस इनोसेंटली युवानी की तरफ देखने लगती है, लेकिन फिर भी वो कुछ सोच कर नोट कर देती है। युवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स लाइक माई ब्यूटीफुल प्रिंसेस। मैं जानती हूँ एक वक्त के बाद ये पूरी दुनिया मुझे भूल जाएगी, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये दुनिया कभी ना भूले, और इस दुनिया को याद दिलाओगी तुम। मेरे जज्बातों को, एहसासों को, कहानी को इस पूरी दुनिया के सामने उतारोगी तुम। क्या तुम उतारोगी? हाँ बेबी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगी? हाँ। ये कहते हुए युवानी सिर्फ साइको की तरह सानी की तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ सानी से अपनी मॉम की आंखों में देख रही। उसे नहीं पता कि युवानी उससे क्या चाहती है, पर युवानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए ये सानी चाहती है, इसीलिए सिर्फ उसने इनोसेंटली नोट कर दिया। एंड जैसे ही उसने नोट किया युवानी खुश हो जाती है एंड उसने सानी को बस गले लगा लिया। कुछ देर के लिए वो लोग ऐसे ही रहते हैं कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। युवानी एकदम से अलर्ट हो गई थी। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, कौन? जैसे ही युवानी ने इस तरीके की आवाज़ का इस्तेमाल किया है कि एक इंसान थोड़ा काम चाहती है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के सीने पर लगी हुई थी। उसे पता है ये जगह उसके लिए सबसे सबसे प्रोटेक्टेड है, सबसे परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ सामने जो शख्स था उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैडम। युवानी ने कहा, अंदर आओ। अगले ही सेकंड वो ड्राइवर अंदर आ जाता है। उस ड्राइवर ने सर झुकाते हुए कहा, मैम कार तैयार है, सर ने कहा है कि हमें अभी के अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। युवानी ने कहा, ठीक है, बैग्स लेकर जाओ नीचे, हम अभी आते हैं। उस ड्राइवर ने सिर्फ नोट किया एंड युवानी के वो बड़े बड़े बैग्स वो अपने साथ आगे ले जा रहा था, पर वो तभी रुक गया। उसने पीछे की तरफ देखा, उस ड्रेस की तरफ जो अभी भी मैनिक्विन पर लगी हुई थी। युवानी ने भी उसकी आइज़ को फॉलो किया एंड देन वो बेड से उतरते हुए उस ड्राइवर के पास आती है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ हुआ है? ड्राइवर तुरंत अलर्ट होते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, मैं तो बस आई मीन ये पूछ रहा था कि क्या ये ड्रेस भी? युवानी ने कहा, अपने काम से काम रखो, निकलो मेरे कमरे से। जैसे ही युवानी ने इतनी तेज़ आवाज़ में कहा, उस ड्राइवर ने तुरंत सर झुकाते हुए कहा, जी मैडम। ये कहते हुए वो बैग लेकर बस उस कमरे से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ युवानी ने उस ड्रेस की तरफ अपनी निगाहों को फिर से घुमाया। इतने में सानी भी बेड से नीचे उतरकर आ जाती है। उसने अपनी मॉम के पास आते हुए कहा, मॉम। युवानी ने कहा, हाँ बेबी। ये कहते हुए उसने उसे गोद में उठा लिया था। सानी ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? युवानी ने कहा, एक बहुत ब्यूटीफुल जगह, पर आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपना ख्याल रखेंगी। जैसे ही युवानी ने कहा, सानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यस मम्मा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। युवानी ने कहा, हमेशा सबकी बात मानोगी। सानी ने कहा, मैं तो हमेशा सबकी बात मानती हूँ मम्मा, आप जो भी कहते हो मैं वही करती हूँ। युवानी ने कहा, दैट्स लाइक माई ब्यूटीफुल प्रिंसेस, पर मेरे अलावा भी तुम्हें सबकी बात माननी है, स्पेशली उसकी जिसके बारे में मैं तुमसे आगे चलकर बात करूँगी। जैसे ही युवानी ने कहा, सानी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने इनोसेंटली नोट किया। युवानी ने कहा, अब चलो अपना बैग पैक करो एंड मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये कहते हुए वो सानी की आंखों में देखने लगी। ऐसा बहुत कम होता है कि युवानी डायरेक्ट सानी की आंखों में देखे, लेकिन जब भी वो ऐसा करती है सानी समझ जाती है कि उसकी मॉम उससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहने वाली है, इसीलिए उसने सिर्फ इनोसेंटली नोट किया। युवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं, अपने स्लीपर्स पहनो। अगले ही सेकंड सानी अपने स्लीपर्स पहन लेती है एंड उसके बाद युवानी सानी का हाथ पकड़ती है एंड उसे उसी सीक्रेट डोर की तरफ ले जाती है जहाँ उसकी दुनिया है, युवानी की दुनिया। पर आज वो इस दुनिया में किसी और शख्स को भी लाना चाहती है। युवानी ने दरवाज़ा खोला। उसका गला थोड़ा सूख रहा था, आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे एंड चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ था। उस दरवाजे को खोलते के साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका छू कर गुजरता है। युवानी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कि जान उसके पास से छू कर गुजरा हो। ये सोचते के साथ ही, ये ख्याल आते के साथ ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगले ही सेकंड उसने अपना कदम उस कमरे के अंदर रखा। सानिया अभी भी वहीं डोर पर खड़ी हुई थी। युवानी ने कहा, बेबी आओ मेरे पास। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया एंड अगले ही सेकंड सानी बस अंदर की तरफ देखकर कुछ सोचकर अपना हाथ आगे कर देती है। जैसे ही युवानी ने सानी का हाथ पकड़ा, सानी उस कमरे में दाखिल हो जाती है युवानी के साथ। पर वो कमरा अभी भी उसके लिए कम्प्लीटली अननोन था। वो हर तरफ बस अपनी उन छोटी छोटी आंखों से देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या है, क्योंकि हर तरफ धीमा सा अंधेरा था। अगले ही सेकंड युवानी दरवाजे को बंद कर देती है। उस थट की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज जाती है। जानी थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। युवानी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाने लाई हूँ, देखना चाहोगी? ये कहते हुए उसने जानी की तरफ देखा। जानी ने सिर्फ अपनी माँ को देखने की कोशिश की, पर उस अंधेरे में उसे देखना मुश्किल था, इसीलिए उसने सिर्फ धीमी आवाज़ में कहा, मॉम तो प्लीज़ लाइट जलाइए ना, मुझे मुझे डर लग रहा है। युवानी ने कहा, डरना मना है, तुम डर नहीं सकती। ये कहते हुए उसने जानी का हाथ कसकर पकड़ लिया था।
सानी ने कहा, पर मम्मा। युवानी ने कहा, डरना मना है सानी। जैसे ही युवानी ने इस आवाज़ का इस्तेमाल किया, सानी चुप हो जाती है। कुछ पल के लिए उन लोगों के बीच में साइलेंस, उस कमरे में कम्प्लीटली अंधेरा, क्योंकि उस लाइट का एक भी सोर्स नहीं था ना। लेकिन अगले ही सेकंड युवानी कुछ सोचकर साइड का बल्ब दबा देती है, एंड जैसे ही वो दबाती है, पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। पर वो रोशनी बहुत तेज़ नहीं थी, धीमी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो सिर्फ उन ब्यूटीफुल पिक्चर्स को हाईलाइट करने के लिए काफ़ी थी। एंड इस तरह की रोशनी में युवानी अपने आप को और ज़्यादा करीब महसूस करती है सान के। जैसे ही वो कमरा हल्का हल्का जगमगाना शुरू करता है, सानी सिर्फ इधर उधर देखने लगती है। युवानी ने कहा, आओ मेरे साथ। ये कहते हुए उसे वो हाथ पकड़कर आगे ले जाती है। एंड आगे सान की एक इनकम्प्लीट सी पिक्चर थी, जिस पर युवानी काम कर रही थी, पर वो अभी पूरी नहीं हुई थी। सानी ने कहा, मम्मा ये क्या है? युवानी ने नीचे बैठते हुए कहा, बेबी ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, पर यह अभी अधूरी है। सानी ने कहा, आपने ड्रॉ किया है? युवानी ने कहा, मम्मा ने ड्रॉ किया है। सानी ने कहा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये कहते हुए सानी बस उन आंखों को देखने लगती है जिसे युवानी ने ड्रॉ किया था, वो ब्यूटीफुल सिल्वर आइज। एक पल के लिए उनमें कोई देखे तो जैसे डूब ही जाए। वो इतनी असली लग रही थी कि फर्क करना मुश्किल था। एंड सानी को इस तरीके से उन आंखों को देखते हुए देखकर युवानी को एक अजीब सी खुशी होती है। उसने सानी के बालों को सहलाते हुए कहा, कैसी है? सानी ने कहा, ब्यूटीफुल। युवानी ने कहा, तो अभी जो तुम ड्रॉ कर रही थी वही तुम यहाँ ड्रॉ कर सकती हो? जैसे ही युवानी ने कहा, सानी ने कहा, मॉम। युवानी ने कहा, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें ईयर्स ड्रॉ करने हैं। एंड लास्ट टाइम जैसे मम्मा ने तुम्हें ईयर्स ड्रॉ करना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही ईयर्स तुम्हें यहाँ ड्रॉ करने हैं। ये कहते हुए युवानी ने वहीं पेंटिंग में इशारा किया। सानी सिर्फ अपनी उन आंखों से उस पूरी पेंटिंग को जैसे स्कैन कर रही थी। ये सानी की एक पावर है, एक हो उसकी स्पेशलिटी है। वो एक बार जिस पिक्चर को देख लेती है ना, उसे हूबहू अपने पेपर पर उतार देती है। एंड वो अभी भी यही कर रही थी, वो युवानी की सारी बातों को सुन रही थी। युवानी ने बचपन से ही सानी को ड्राइंग करना सिखाया है। यही कहो अपने आर्ट का पैशन उसने सानी को पास ऑन कर दिया है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सानी खुद बॉर्न टैलेंटेड है, उसके अंदर आर्ट का एक हुनर है। हाँ, वो अभी युवानी जैसा ड्रॉ तो नहीं कर पाती है, लेकिन जो भी करती है वो खूबसूरत ही होता है, और इस बात का खास ख्याल युवानी रखती है। फिलहाल सानी बस सब कुछ देख रही थी। तभी युवानी ने कहा, सानी। सानी ने कहा, मम्मा। युवानी ने कहा, आओ मेरे साथ। ठीक है, तो उसने उसे फिर से गोद में उठा लिया था। एंड अगले ही पल वो एक और ब्यूटीफुल पिक्चर के सामने जाते हैं। वही खूबसूरत पिक्चर जो युवानी ने कुछ समय पहले बनाई थी। सानी ने कहा, मम्मा। ये कहते हुए वो सामने देखने लगी, एंड जैसे वो मेस्मराइज हो गई थी उस पिक्चर को देखकर। वो सान का साइड पोज था जिसमें सान के बाल खुले हुए थे, एंड उसकी आंखें उस रोज़ पर थीं जो रोज़ युवानी ने ड्रॉ किया था। ये वो वाला इंसिडेंट है जब युवानी ने सान को प्रपोज किया था। जिस तरीके से सान ने युवानी को देखा था, ये वही लुक है। सानी ने कहा, मम्मा ये डर। तभी युवानी ने कहा, ये बात तुम्हें किसी से नहीं कहनी है, ये मेरा और तुम्हारा सीक्रेट है ना, हमेशा याद रखना, तुम्हें किसी को नहीं बताना कि ये तुम्हारे। तभी सानी ने कहा, डैड है। ये कहते हुए वो हंसने लगी, एंड युवानी भी मुस्कुराने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी, एंड अगले ही सेकंड वो सामने उस पिक्चर की तरफ देखने लगती हैं। युवानी ने कहा, मैं आज तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम सारी पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखो। हाउ बेबी। ये कहते हुए वो सारी पिक्चर्स को एक एक कर सानी को दिखाने लगी, एंड सानी भी उन सभी पिक्चर्स को उन्हीं डिटेल के साथ देख रही थी जैसे युवानी उसे बता रही थी। वो एक बार फिर से एक कोने में ले जाती है, एंड उस कोने में सान का वो वाला पिक्चर ड्रॉ था जब युवानी सान से पहली बार मिली थी। युवानी ने कहा, बेबी हमेशा याद रखना, जब भी ड्रॉ करो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वो पर्सन बिल्कुल तुम्हारे सामने है, उसकी आंखों पर हमेशा ध्यान देना। एंड जब भी ड्रॉ करो। ये कहते हुए उसने सानी की तरफ देखा। देन उसने सान की आंखों पर अपने हाथों को फहराते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे कि वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी आंखों में झांक रहा है, तुम्हारी रूह तक पहुंच रहा है। समझ आया? सानी ने कहा, मम्मा मैं समझ गई, मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट टाइम जब मैंने आइज ड्रॉ की थी, वो बिल्कुल ऐसी ही थी ना मम्मा। ये कहते हुए वो सान की आंखों को देखने लगी। युवानी ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ किया था, एंड आगे भी तुम्हें ऐसे ही ड्रॉ करना है या फिर इससे भी बेहतर, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये खूबसूरती कभी दुनिया से ख़त्म ना हो, और तुम इस खूबसूरती को ज़िंदा रखोगी सानी, हमेशा ड्रॉ करती रहना। ये पिक्चर तुम्हारे जहन में होनी चाहिए, एंड जहन से कागज़ पर, और कागज़ से इस पूरी दुनिया के सामने। हमेशा याद रखना, एंड मम्मा को प्रॉमिस करो
कि तुम ये खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होने दोगी, हमेशा इसे ड्रॉ करती रहोगी, हमेशा और खूबसूरती से। इस पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी हर आर्ट में ये खूबसूरती होनी चाहिए। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम मम्मा का ये वादा पूरा करोगी। आज यहाँ जितनी भी तुम पिक्चर्स पेंटिंग्स देख रही हो, इन्हें तुम ड्रॉ करोगी, खुद से ड्रॉ करोगी और मम्मा से बेहतर ड्रॉ करोगी। हाँ बेबी, क्या तुम ऐसा करोगी? क्या तुम मम्मा से प्रॉमिस करती हो? ये कहते हुए युवानी ज़मीन पर बैठ गई थी और उसने सानी के उन छोटे हाथों को अपने हाथ में ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ सानी एक बार सामने उस लगी हुई तस्वीर को देखती है एंड अगले ही पल वो युवानी की तरफ देखती है। वो अपनी माँ की आंखों में झांक रही थी। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच में साइलेंस था, कंप्लीट साइलेंस। पर अगले ही सेकंड सानी सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मम्मा, मैं करूँगी। मैंने बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करूँगी जैसा कि आप चाहती हो, बिकॉज आई लव हिम। ही इज़ माई डैड एंड आई लव माई डैड। ये कहते हुए वो हंसने लगी एंड युवानी की तरफ देखने लगी। युवानी का गला सूख रहा था, उसे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ नोट किया। अगले ही सेकंड धानी कहती है, मम्मा, क्या मैं बाकी सारी पेंटिंग्स को भी देख सकती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे 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 याद रहे? युवानी ने कहा, ओके तुम देखना चाहती हो? सानी ने कहा युवानी ने कहा, ठीक है देख कर आओ, बट जिन पेंटिंग्स को मैंने ढका हुआ है तुम उन्हें नहीं छुओगी, प्रॉमिस? सानी ने कहा, प्रॉमिस। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को टिमटिमाया एंड अगले ही सेकंड वो युवानी का हाथ छुड़ाकर उन सारी पेंटिंग्स की तरफ दौड़ जाती है। एंड वहीं दूसरी तरफ युवानी सिर्फ फर्श पर बैठकर सानी को देख रही थी। उसके चेहरे से वो सारे इमोशंस जैसे कहीं हवा हो गए थे। जैसे जैसे सानी उन सारी पिक्चर्स को देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ युवानी उन सारी पिक्चर्स को अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। आज उसका इस कमरे में आखिरी दिन है। इस कमरे में सान के साथ आखिरी दिन है, क्योंकि आज के बाद जब वो इस कमरे से अपना कदम बाहर रखेगी तो यहाँ ये सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। पर फिर भी इन सबको जिंदा रखेगी उसकी बेटी सानी। सानी इन सबको फिर से जिंदा करेगी, बिल्कुल युवानी की तरह। इसी उम्मीद में वो सानी को देख रही थी। हर लगभग आधे घंटे के बाद सानी दौड़ कर युवानी के पास आती है एंड देन खिलखिलाते हुए कहती है, मम्मा मैंने सारी पेंटिंग्स देख ली, सारी बहुत ब्यूटीफुल हैं, इन सबको आपने ड्रॉ किया है ना? युवानी ने कहा, मम्मा ने ड्रॉ किया है। सानी एक पल से रुक गई। उसने कहा, मम्मा आप रो क्यों रहे हो? ये कहते हुए उसने युवानी के आंसू को पोंछा। युवानी ने कहा, नहीं नहीं मम्मा रो नहीं रही हैं। ये कहते हुए उसने अपने आंसू को अपने हाथों से पोंछ दिया था। अगले ही पल उसने फिर से सानी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चले हम? सानी ने कहा, अभी से? युवानी ने कहा, हमें जाना होगा, हमारी फ्लाइट है ना, मम्मा ने बताया था ना रात को। सानी ने कहा, बताया था आपने, बट यहाँ अच्छा लग रहा था मम्मा। इट्स अ ब्यूटिफुल रूम, हम पहले यहाँ क्यों नहीं आए मम्मा? ये कहते हुए वो युवानी की तरफ देखने लगी। युवानी ने कहा, तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया? सानी ने कहा, हाँ मम्मा बहुत ज़्यादा। युवानी ने कहा, तो फिर तुम अपने लिए भी बिल्कुल सेम एक ऐसा ही रूम बनाना। जाने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। युवानी ने कहा, ऐसा ही रूम बनाना एंड बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना। तुम्हें पता है ये मम्मा का पर्सनल स्पेस है, यह मम्मा ड्रॉ करती हैं। जब भी उन्हें फील होता है ना कि उन्हें कहीं दूर जाना है तो वो यहाँ आ जाती हैं एंड यहाँ बैठकर ड्रॉ करती हैं। एंड तुम्हें भी जब भी कभी फील हो ना कि तुम्हें इस दुनिया से दूर जाना है, तुम अकेली हो, तुम्हें मम्मा की याद आ रही है या तुम डैड से मिलना चाहती हो, तो तुम भी बिल्कुल एक ऐसे ही रूम बनाना एंड उसमें जाना एंड उसमें फिर ड्रॉ करना। बिकॉज ड्रॉ करने से हम अपने अंदर के इमोशंस को बाहर ला कर रखते हैं एंड जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो दुनिया जो हमारी है, वो दुनिया जहाँ हम रंग भरते हैं, वो दुनिया जिस पर हमारी हुकूमत होती है, वो दुनिया। युवानी बोल रही थी पर सानी सिर्फ एक टक जैसी युवानी में खो गई थी। तभी युवानी ने अपने सारे थॉट्स को साइड करते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही है, चलो अब चलते हैं। चले? ये कहते हुए उसने सानी के चेहरे के ऊपर हल्के से अपने हाथों को फेरा। सानी ने कहा, युवानी ने कहा, ओके। ये कहते हुए उसने बस सानी को गले लगाया एंड देन उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसकी निगाहों से आंसू बह रहे थे। टिप टिप करके पूरा चेहरा भीग गया था, पर उसके चेहरे पर सच कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ था।
एक तूफान, लेकिन उसका जिस्म पूरी तरीके से ठंडा था। वहीं दूसरी तरफ सानी बस युवानी के कंधे पर अपना सर रखकर उस पूरे कमरे को आखिरी तक देखती रहती है, खासकर उस आखिरी पेंटिंग को जो बिल्कुल सामने थी, सामने जहाँ पर जान एक बहुत ब्यूटीफुल से थ्रोन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बहुत सुंदर लग रही थी एंड उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे कि ये पेंटिंग नहीं है, ये हकीकत है। जान के वो लंबे काले बाल खुले हुए थे, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत दिल जीतने वाली मुस्कुराहट थी एंड जिस तरीके से वो देख रहा था, जानी बस उसे ही देखती रहती है आखिरी तक, जब तक युवानी ने अपना कदम उस दरवाजे के बाहर नहीं रख दिया। जैसे ही युवानी ने अपना कदम बाहर रखा, एक बार फिर से कमरा अंधेरे में डूब जाता है। धीरे धीरे कर वो दरवाज़ा भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तभी युवानी ने जानी को वहीं फर्श पर उतारते हुए कहा, जाओ बेबी, अपना बैग लेकर आओ। ठीक है, तो अगले ही सेकंड जानी वहाँ से चली जाती है एंड युवानी उसी दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। वो कुछ देर तक अपनी आंखों में आंसू लिए उस दरवाजे को देख रही थी, पर अगले ही सेकंड उसने अपने उन आंसुओं को पोंछा, अपने हाथ से उस दरवाजे के साइड में लगे हुए लॉक पर एक पासवर्ड प्रेस किया एंड देन एक टाइमर सेट कर दिया, जो अब से लेकर 24 घंटे 42 मिनट बाद का था। युवानी ने गहरी सांस ली एंड अपनी ठंडी आंखों से कहा, हम फिर मिलेंगे माय लव, मेरा इंतज़ार करना एंड मैं तुम्हारी खूबसूरती को इस दुनिया से कभी साफ नहीं होने दूंगी। तुम्हारा अक्स हमेशा रहेगा। जब तक मेरा एक एक कतरा भी इस दुनिया में रहेगा ना, उस हर कतरे में तुम्हारा हिस्सा रहेगा। जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगी, तुम रहोगे। मेरे बाद मेरा अंश रहेगा, तब भी तुम रहोगे। एंड जिस दिन मैं पूरी तरीके से दुनिया से फना हो गई, मेरा अंश फना हो गया, तुम भी मेरे साथ इस दुनिया से फना हो जाओगे। पर तब तक मेरा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा जान, हमेशा। ये दुनिया कहेगी कि किसी ने ऐसा भी प्यार किया था। पर मुझे डर लग रहा है जान, मुझे सच में डर लग रहा है। मेरे साथ रहना, हाँ, हमेशा। ये कहते हुए उसने धीमे से उस दरवाजे पर किस किया एंड अगले ही सेकंड वो अपने आप को मोड़ लेती है। जानी ने कहा, मामा मैं तैयार हो गई। ये कहते हुए उसने अपना बैग टांग दिया था। युवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेबी, मैं भी तैयार हो गई। ये कहते हुए उसने बस जानी का हाथ थमा एंड उस कमरे से वो बाहर निकलने लगी। जैसे से वो अपना कदम बढ़ा रही थी, उसका तूफान बढ़ता जा रहा था। यही कहो, अपने पीक पर पहुंचकर वो तूफान अब अपने किनारों पर पहुंच रहा था और धीमे धीमे कर सब शांत होता जा रहा था। युवानी की आंखें, जो अभी कुछ देर पहले बहुत सारे अनगिनत इमोशंस दिखा रही थी, वो ठंडी होती जा रही थी, पत्थर बनती जा रही थी। जैसे से वो उस कमरे की दहलीज पर पहुंची, वो रुक गई। सानी ने कहा, मम्मा। युवानी ने कहा, आगे चलो बेबी। ये कहते हुए उसने सानी का हाथ छोड़ दिया था। सानी को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी मम्मा से नोट किया एंड वो आगे बढ़ने लगी। एंड युवानी ने पीछे मुड़ कर देखा, सामने उसी दरवाजे को जिस पर टाइमर चल रहा था, टिक टिक टिक। एंड उस टाइमर को देखकर युवानी की आंखों में एक चमक आ जाती है एंड चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मिलेंगे। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा एट लास्ट बंद कर दिया था एंड दरवाजे के साथ साथ अपने अंदर के सारे इमोशंस को भी। इसके बाद वो घर पूरी तरीके से शांत हो जाता है, क्योंकि युवानी एंड जानी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अब कार में बैठ गए थे एंड वो कार एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। पूरा मेंशन खाली हो गया था। लूसी कल ही जा चुकी थी फ्लाइट से स्विट्ज़रलैंड के लिए। वहीं दूसरी तरफ जेसन इस वक्त अपनी पूरी कंपनी को हैंडल करने में लगा हुआ था। इस घर में कोई भी नहीं था, सारे मेट्स को भी छुट्टी दी जा चुकी थी एंड जितना भी बाकी स्टाफ था वो भी स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल चुका था ताकि वहाँ हेल्प कर सके। सिर्फ युवानी और सानी ही थे जो आखिरी में बच गए थे, लेकिन अब वो भी निकल गए हैं। अब देखते हैं कौन सा तूफान उठने वाला है, क्योंकि युवानी जिस तरीके से अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देख रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पड़ती जा रही थी। उसने तुरंत मैसेज टाइप किया, रिलीज टुमारो एट शार्प 2। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया एंड वो बस रास्ते की तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ सानी फिर से ड्रॉ कर रही थी, बट इस बार वो किसी शख्स के हाथ ड्रॉ कर रही थी एंड उसे देखकर समझना मुश्किल नहीं था कि वो किसी और के नहीं बल्कि सान के ही हाथ थे जो उसके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे थे।
युआनी ने बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए हुए हैं जिसमें सान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पिक्चर्स हैं, जिसे सानी प्रैक्टिस करती रहती है। वो जब भी फ्री बैठती है वो प्रैक्टिस करती है ताकि वो इस पूरे स्किल में बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल कर सके। यही कहो वो सान के पोर्ट्रेट बनाने में मास्टरी हासिल कर सके। शायद वो बचपन से यही सीख रही है, यही कहो युआनी से बचपन से यही सिखा रही है। खैर, फिलहाल सफ़र लंबा था, काफ़ी लंबा, और युआनी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था जिससे कि वो खुद को आराम दे सके। आराम, यही तो उसे चाहिए था। वो अपने एक हाथ से अपनी कलाई में बंधे हुए इस ब्रेसलेट को सिर्फ घुमा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो गुनगुना रही थी, वही पहले की तरह। वक्त गुजर गया। वो रात इतनी लंबी थी, फाइनली अपने मकाम पर पहुंच गई थी। सूरज धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोल रहा था। आसमान जो बिल्कुल बर्फ जैसा था, ठंडा था, वहाँ अब सूरज की गर्माहट को महसूस किया जा सकता था। एक नया दिन हो चुका था। स्विट्जरलैंड की उस वादियों में पहाड़ आसमान छू रहे थे, झरना बह रहा था, घास पर अभी भी रात की ओस देखी जा सकती थी और हवा में नमी थी। मौसम कुछ बदरंग सा खुला हुआ था। यही कहो, आज का मौसम तूफान से भरा हुआ था। एक तूफान उठने वाला था, पर फिलहाल उस घर के अंदर शांति थी, बिल्कुल शांति। ईजान मेंशन, इबो एंड सान एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, वहीं फर्श पर जहाँ कल रात उन दोनों ने एक दूसरे को फिर से पाया था। सान इबो की चेस्ट पर था एंड इबो के हाथ सान की वेस्ट में। दोनों एक दूसरे की बाहों में जैसे खोए हुए थे, पर धीमे धीमे कर सान की आंखें खुल रही थी। वो महसूस कर सकता था उस दिल की धड़कनों को जो उसके कान के पास ठप 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 कर रही थी। सान ने अपनी निगाहों को हल्के से खोला एंड देन अपने चिन को इबो की चेस्ट पर रखा एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा, हे। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत भारी थी रात की वजह से। तभी इबो ने सान के बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। सान ने कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। इबो ने कहा, आपको नींद अच्छी आई? सान ने कहा, बहुत अच्छी। इबो ने कहा, तो क्या हमारे ब्यूटीफुल हस्बैंड उठने के लिए तैयार है? सान ने कहा, अब मुझे और सोना है, मुझे अभी भी टायर्डनेस फील हो रही है, तुमने मुझे रात को बहुत थका दिया। ठीक है, तो सान इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, मैंने आपको थका दिया? आपने मुझे एक पल के लिए डरा दिया था। अगर मैं वो सब ना करता तो मुझे डर था कहीं मेरे सान का कहीं इधर उधर हो जाते तो। खैर, क्या हम लोग बात करने चलें? आप जानते हो ना आज कितना बड़ा दिन है मेरे लिए एंड मैं इस दिन का एक भी पल मिस नहीं करना चाहता। तो क्या हम चलें? सान ने कहा, इबो ने कहा, प्लीज़ सान का, आज मैं आपको पैम्पर करना चाहता हूँ पूरी तरीके से। तो क्या ये रॉयल हाइनेस इस छोटे से क्रीचर को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो उनकी सर्विस में रह सके? ठीक है, तो इबो बस अपनी चमकती हुई आंखों से सान को देख रहा था एंड इबो की ऐसी फ्लर्टिंग सुनकर सान सिर्फ मुस्कुरा जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसने इबो की स्टमक के ऊपर बैठते हुए कहा, तुम एंड तुम्हारी ये चीज़ी लाइन्स। ठीक है, तो इबो भी अब सीधा हो गया था। इबो ने सान को उसकी वेस्ट से पकड़ा एंड उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, एंड इन्हीं चीज़ी लाइन्स पर तो आप फिदा हैं, क्यों? सही कहा ना मैंने? ठीक है, तो वो सान को देखने लगा अपने उन फ्लर्टिंग आइज से एंड एक पल के लिए सान बिल्कुल थम जाता है। वो अपने चेहरे पर उस मुस्कुराहट के साथ इबो को देखने लगता है, उसकी वो गोल्डन ब्राउन आइज। एंड देखते देखते वो अपने आप को इबो को थोड़ा लीन करता है, उन दोनों के फॉरहेड को कनेक्ट करता है एंड अपनी नोज से इबो की नोज को रब करते हुए कहता है, सिर्फ इस चीज़ी लाइन से ही नहीं, तुम्हारी इन आँखों से, तुम्हारी इन बातों से एंड तुम पर ये सान फिदा है पूरी तरीके से। सान के इस तरीके से कहने से ही इबो की पूरी बॉडी के अंदर एक अलग सी सेंसेशन दौड़ जाती है। उसके गूस बम्स खड़े हो जाते हैं एंड वो बस अपनी उन स्कैर्ड आई से सान की तरफ देख लगता है। उसने धीमी हस्की वॉइस में कहा, सान कहा, अगर आप इस फ्लोर पर और 2 घंटे तक रहना चाहते हैं तो ऐसे ही बातें करते रहिए, अदरवाइज हमें अभी बात करना है, तो मुझे इस तरीके से मेल्ट करना बंद कीजिए अपने वर्ड्स के अंदर। देखिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए उसने सान को फाइनली उठा लिया था एंड सान ने भी अपने लेग्स को इबो की वेस्ट के अराउंड रैप कर दिया। उसके हाथ इबो की नेक के अराउंड रैप थे एंड वो बस इबो को देख रहा था। पर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, डन, तुम्हें रोका किसने है? सान के इस बोल्ड रिप्लाई से एक इबो सान को देखने लगता है। उसने कहा, सान का, आपको लगता कि आज आप कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो रहे हैं?
क्यों, माजरा क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना सरकार? ये कहते हुए वो शान को देखने लगा। शान ने कहा सब कुछ ठीक है, बस आज हम लोगों की वेडिंग होने वाली है, तो क्या मैं खुश भी नहीं हो सकता? क्या इस पर भी तुम्हें कोई डाउट है? इबो ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल खुश हो सकते हैं, आप ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आई मीन आज से हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हो जाएंगे ना? शान ने कहा वैसे इससे क्या बदलने वाला है, हम तो अभी भी हस्बैंड एंड हस्बैंड की तरह ही रह रहे हैं ना? क्या कल रात को ये प्रूव नहीं था? इबो ने कहा नहीं जानगा, आपको पता नहीं है, अलग से सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब मेरे नाम के आगे आपका नाम एंड आपके नाम के आगे मेरा नाम लगेगा। आई मीन मैं बता नहीं सकता वो शब्दों में बयां कर बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये कहते कहते इबो बस शान को वेस्ट से पकड़कर बाथरूम की तरफ ले गया था। अगले सेकंड उसने बाथरूम का दरवाजा खोला एंड वो दोनों बाथरूम के अंदर थे। इबो ने शान को एक फर्श पर रखा एंड अगले ही सेकंड उसने शावर ऑन कर दिया था। धीमे धीमे कर वो हॉट बाथ उस पूरे ग्लास चैम्बर के अंदर फैलने लगा था। स्टीम उठ रही थी पर शान एंड इबो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों के सर से वो गर्म पानी की बूंदें टपक रही थी। दोनों के लब थरथरा रहे थे एंड दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे अपनी उन भीगी आंखों से। इबो ने कहा शान का? ये कहते उसने शान को अपनी तरफ लीन कर लिया था। शान ने कहा इबो ने कहा आप खुश तो है ना? शान ने कहा ऑफ कोर्स, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? आई मीन तुम्हारा इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है तो मुझे तो खुश होना ही है ना, तुम्हारे हर सपने में। जैसे ही शान ने खाई खाई इबो के हाथ रुक जाते हैं। उसने अपने शैम्पू लगे हाथों को शान के बालों में किया एंड शान को अपनी तरफ लीन करते हुए कहा मेरा सपना है, सिर्फ मेरा सपना है? शान ने कहा सिर्फ तुम्हारा। वो एकदम से चेहरा उतर गया। शान ने कहा ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत नहीं है, मेरा सपना तो सिर्फ इतना था कि तुम मेरे पास हो। तुम मेरे पास थे तो समझ लो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। वो इस नाचीज़ की तो ये बिसात ही नहीं थी कि तुम्हारे करीब एक बार फिर से पहुंच पाएगा। मैंने हर उम्मीद छोड़ दी थी वो, पर जब तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए तो ऐसा लगा कि शायद भगवान होते हैं और वो सुनते हैं हमारे दुख दर्द तकलीफ़ दुआ। तुम मेरी दुआ की तरह हो। मैंने सच में तुम्हें दुआ की तरह मांगा था, हर रोज़ मांगता था, हर रोज़ चाहता था तुम्हें। जब तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में आए मैं डर गया था, यकीन मानो मैं डर गया था, लेकिन मेरा दिल का एक हिस्सा ये चाहता था कि तुम ठहरो, रुको। पर अगले ही पल दिल का दूसरा हिस्सा कहता था कि नहीं, तुम्हें रोकने का मुझे कोई हक नहीं है, तुम्हें थामने का मुझे कोई हक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। पर मेरा दिल तभी धड़कता है जब तुम इसके पास होते हो। तो तुम मेरे ख्वाब हो, तुम मेरा सपना हो, तुम मेरी ख्वाहिश हो जो पूरी हो चुकी है वो। एंड इसके बाद तुम जो कुछ भी करना चाहो मेरे साथ, तुम जैसा भी रिश्ता रखना चाहो मेरे साथ, वो तुम्हारा ख्वाब होगा, तुम्हारा सपना। क्योंकि मेरा सपना तो पूरा हो चुका है वो। मैंने तुम्हें पा लिया, मतलब मैंने कायनात को पा लिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सपना मेरा सपना नहीं है। तुम्हारा हर सपना, हर खुशी, हर दुख, हर गम, हर हिस्सा मेरा है। तो मैं खुश हूँ इबो, बहुत खुश हूँ। आई फील कंप्लीट। इबो ने कहा शानगा अब तो आप मुझे सेंटी कर देंगे। ये कहते हुए इबो की आंखों में हल्के से आंसू आ ही गए थे। वो शान के बालों को शैम्पू करता है एंड शान की आंखों में देखते हुए कहता है मैं अपनी शादी के दिन रोना नहीं चाहता, एंड ऊपर से मैं वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ, स्कैर्ड फील कर रहा हूँ। पता नहीं आज क्या होगा। ये कहते हुए वो बस शान की तरफ देख लेगा। शान ने इबो के हाथों को पकड़ते हुए कहा आज क्या होगा इबो? कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। आज के बाद मैं और तुम और मैं वैसे ही हो जाएंगे जैसे तुम चाहते हो। एंड हमारे ईसा एंड योसा दोनों को घर मिल जाएगा, उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे, हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। इबो फिर से एक हैप्पी फैमिली जैसे नॉर्मल लोगों की होती है। एक है तो इंसान सिर्फ इबो को देखने लगा अपनी चमकती हुई आंखों से। एंड वही दूसरा इबो जैसे खो गया था। उसने इंसान का हाथ कस कर पकड़ते हुए कहा एंड उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा ना शान का? शान ने कहा हे स्वीटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इधर डर क्यों रहे हो? इबो ने कहा पता नहीं, बस डर लग रहा है शान का, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो उसने शान को हक कर लिया एंड वही दूसरी तरफ शान भी महसूस कर सकता था कि वो शिवर कर रहा है। उसने भी इबो को अपनी बाहों में कसते हुए कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट बिलीव करो। जैसे मेरा ख्वाब पूरा हुआ है ना, वैसे तुम्हारा भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। बस बिलीव ऑन गॉड है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, आगे जो होगा देखा जाएगा, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो इंसान सिर्फ इबो के शोल्डर पर किस करता है। इबो बस शान को अपनी बाहों में छिपा लेता है, भींच लेता है। ये कहो खुद शान की बाहों में छिप जाता है। उसे नहीं पता आज क्या होगा। उसने जैसा सोचा है सब कुछ वैसा होगा ना, होगा, ज़रूर होगा। आज ये सब कुछ खत्म होना ही होगा, तभी शान एंड इबो फिर से एक नई शुरुआत कर पाएंगे एंड इबो सब कुछ खत्म कर ही रहेगा।
शुरुआत हो चुकी है, अब सिर्फ अंत होना है, अंत, ताकि फिर से एक नई शुरुआत हो सके। अब लगभग 2 घंटे के बाद जान रूम में था एंड पूरे रूम में हसल बसल मचा हुआ था। सब इधर से उधर घूम रहे थे। नजरे कितने सारे लोग इस वक्त इस कमरे में थे एंड जान सिर्फ ऑकवर्डली सबकी तरफ देख रहा था। इतने सारे लोगों के बीच में जान को अनकंफर्टेबलनेस फील होती है एंड ऑब्वियस सी बात है, इतने लंबे वक्त से जान बहुत अकेला रहता आया है। इस घर में भी जान अकेला ही था एंड वहाँ स्टेट्स में भी वो अकेला ही था एंड अचानक से इतने सारे लोगों को देखकर जान थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। उसने साइड में खड़े हुए मेड की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप प्लीज़ ईबो को बाहर से बुला देंगी? उस मेड ने कहा, यस सर, मैं अभी सर को बुलाती हूँ, बट वो भी बाहर गए हुए हैं। जान ने कहा, ओह कोई बात नहीं। उस मेड ने कहा, सर मैं आपके लिए कॉफ़ी लाऊं या ग्रीन टी? जान ने कहा, नहीं कुछ नहीं। तब पीछे से एक हेयर स्टाइलिस्ट आता है। उसने चहकते हुए कहा, सर आपके हेयर्स तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर मैंने ब्रेड बना दूँ तो? ये कहते उसने जान के बालों को उठा लिया था। जान को जैसे ही दूसरे का टच महसूस होता है वो एकदम से शिवर कर उठता है। उसने पीछे की तरफ देखा एंड अपने बालों को उस इंसान के हाथ से छीनते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज़ डोंट टच इट। उस शख्स ने कहा, बट सर अगर मैं टच नहीं करूँगा तो मैं आपकी हेयर स्टाइल कैसे बनाऊँगा? एंड आपको लगता है आपको तैयार होना चाहिए, आई मीन वेडिंग स्टार्ट होने वाली है एंड सर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपकी हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर दूँ एंड उसके बाद हमें मेकअप भी करना है। सर ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मेकअप? तभी मेकअप आर्टिस्ट ने अपना वो बड़ा सा बैग वहाँ पर रखते हुए कहा, हाँ मेकअप, एंड मैं करूँगी आपका मेकअप। ये कहते उसके हाथ में 2-3 ब्रश थे एंड उसकी आंखें बहुत तीखी। जान उसके ऐसे लुक को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता। उसने गल्प करते हुए कहा, बट मुझे मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेकअप अप्लाई नहीं करता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उस मेकअप स्टाइलिस्ट ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कैसे? आपको पता है मैं टॉप मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आई मीन इस पूरी इंडस्ट्री में सब लोग मुझे चाहते हैं। मैं अभी मिलान में गई थी ना, तो वहाँ के टॉप मॉडल को भी मैंने ही मेकअप किया था एंड वो लुक वायरल हो गया था। मैं आपको भी बिल्कुल वैसे ही मेकअप करूँगी। सच कहती हूँ, पूरी पार्टी में सबकी निगाहें सिर्फ आप पर होंगी, आप पर सर, सिर्फ मुझे मौका तो दीजिए। ये कहते हुए उस जान की तरफ अपने ब्रश को बढ़ाने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ वहीं की वहीं। जैसे ही उस आवाज़ को उस रूम में सुना, एक सबकी निगाहें उस तरफ घूम गई, स्पेशली जान की। वो तो बेचारा वैसे ही डर गया था। स्किन केयर के नाम पर वो सिर्फ मुश्किल से मुश्किल एक क्रीम ही तो लगाता है एंड यहाँ तो ये लड़की पूरा का पूरा पिटारा लेकर खड़ी थी। उसे डर लग रहा था कि अभी ये सब कुछ पिटारा उसके चेहरे पर लग जाएगा, पर शुक्र है सामने एक शख्स आ गया। जान ने तुरंत उस शीशे में से पीछे की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि ज़ी खड़ी थी, अपने चेहरे पर स्टंट लुक लिए, एक ब्यूटीफुल वाइट गॉर्जियस ड्रेस में। उसका वो बेबी बम्प पूरी तरीके से शो हो रहा था। वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी एंड फिर भी वो यहाँ खड़ी हुई थी। जान की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने आप को खड़ा करते हुए कहा, ज़ी ने कहा, सबके सब अभी बाहर जाओ। ज़ी की आवाज़ सुनकर सब उसे सिर्फ देखने लगे। तब कोई उस रूम से नहीं हिला तो ज़ी ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी आउट। जैसे ही ज़ी इतनी जोर से चिल्लाई थी, सबके सब बस अलर्ट हो गए एंड सब बस अपना सामान उठाकर इस कमरे से भागने लगे। एंड वही दूसरी तरफ चैंग से अपना सर झटक रहा था। वो ज़ी को कंधे से पकड़ कर खड़ा था, लेकिन ज़ी फिर भी अभी भी सबकी तरफ घूर रही थी। एंड वही दूसरी तरफ जान, उसके चेहरे पर हंसी थी एंड आंखों में आंसू। वो ज़ी को यहाँ इतने समय के बाद अपने सामने देखकर बस इमोशनल हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ी सच में यहाँ आ जाएगी। लास्ट नाइट जब उसने ज़ी से बात की थी तो वो बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। वो किस मेंटल स्टेट में था उसे खुद भी नहीं पता। एंड पता नहीं क्यों उसका मन करा कि वो इस टाइम पर ज़ी से बात करे। एंड जो कुछ भी ज़ी ने उससे कहा था, उसने जान को कितना काम किया था ये जान ही जानता है। एंड अब ज़ी इसके सामने खड़ी है। जान बस पीछे इस ड्रेसिंग टेबल का सहारा लेता है, जैसे वो खुद को वहाँ स्टेबल खड़ा कर सके, क्योंकि उसकी बॉडी में बिल्कुल जैसे एनर्जी ही नहीं लग रही। वो बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसके सर पर है। एंड वहीं दूसरी तरफ एक ही झटके में कमरा पूरी तरीके से खाली हो जाता है। ज़ी ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी जा सकते हो बाहर। चैंग ने कहा, सीरियसली मैं नहीं रहूँगा। ज़ी ने कहा, चैंग बाहर जाओ, मुझे जान से कुछ बात करनी है। चैंग ने कहा, पर मैं। ज़ी ने कहा, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। एंड अभी तुम बाहर जाओ, ईबो को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें नहीं लगता वो इंसान पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है? आज उसकी शादी है एंड उसे भी तैयार होना चाहिए। ये कहते हुए उसने चैंग की तरफ देखा। चैंग ने कहा, हाँ ठीक है, तुमसे बहस में कोई जीत नहीं सकता। वैसे मैं जानता हूँ ईबो को तुम सिर्फ बहाना दे रही हो, असल में तो तुम्हें सिर्फ अपने सो कॉल्ड जान के साथ समय गुजारना है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ठीक है। तो चैंग नैरो आइज कर ज़ी की तरफ देखने का, ज़ी ने तुरंत स्माइल करते हुए कहा, हाय माय लवली हस्बैंड, तुम मुझे कितना अच्छे से जानते हो। चलो अब तुम इतना समझ ही गए हो तो बाहर जाओ, इंतजार करो एंड मैं अपना ख्याल रख लूँगी। ठीक है। तो ज़ी ने चैंग के हाथ में से वो बड़ा सा बैग ले लिया था जिसमें उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। चैंग ने कहा, बैग? तभी पीछे से जान ने आते हुए कहा, मैं संभाल लूँगा एंड डोंट वरी, मैं ज़ी का ख्याल रखूँगा। ठीक है। तो उसने ज़ी का हाथ बहुत सिक्योरली अपने हाथ में होल्ड कर लिया था। चैंग एक पल के लिए जान को देखता है एंड देन ज़ी को। देन उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखना, हाँ, ये थोड़ी केयरलेस हो जाती है एंड मैं नहीं चाहता कोई भी गड़बड़ हो। 8 मंथ की प्रेगनेंसी है एंड डॉक्टर ने इस वक्त अलर्ट मोड पर रहने को कहा है हमें, तो प्लीज़। जान ने कहा, डोंट वरी, मैं ख्याल रखूँगा। ज़ी ने कहा, 8 मंथ नहीं, बस 9 मंथ हो ही जाएंगे कुछ घंटों में। एंड
तुम चिंता मत करो, अभी पूरी 1 हफ्ता है हमारी डिलीवरी को, एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, एंड ये मत बोलो मैं भी एक डॉक्टर हूँ। ने सरकास्टिकली हंसते हुए कहा, हाँ हाँ डॉक्टर, एक ऐसी डॉक्टर जो खुद गायनी के पास जाने से डरती है आजकल। खैर मैं जा रहा हूँ, सान प्लीज़ मेरी वाइफ का ख्याल रखना। सान ने कहा, मैं ख्याल रखूंगा। वन लास्ट लुक जी को देते हुए फाइनली चैंग कमरे से बाहर आ गया था एंड धीमे से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका दिल अभी भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, बहुत ज़ोर से। उसे भी नहीं पता कि उसने कैसे किस हालत में जी को यहाँ लाने का रिस्क लिया है। और वो भी बात अलग है कि चैंग जी को वहाँ भी नहीं छोड़ सकता था। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। जी की हालत भी बहुत ज़्यादा नाजुक है, पर जितना सच ये है कि जी को चैंग की ज़रूरत है, उतना ही सच ये भी है कि ईबो को भी चैंग की ज़रूरत है। इसीलिए चैंग के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। इसीलिए इतने शॉर्ट नोटिस पर हुआन एंड हाउशवान के कहने पर सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ से लेस पर्सनल फ्लाइट में वो लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत रिस्क था, बहुत ज़्यादा। एंड चैंग को हर घड़ी बस यही डर लग रहा था कि अभी 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 लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, अभी। पर शायद जी के मन के अंदर इतनी तेज़ इच्छा थी सान से मिलने की कि यहाँ तक पहुँचने के बाद भी जी को अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल है, क्वाइट नॉर्मल। हाँ उसका बीपी बढ़ा था, थोड़ा दर्द भी हुआ था, पर वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस थे और ज़्यादा कुछ नहीं। चैंग ने एक लंबी सांस ली। पता नहीं वो कब से सांस रोक कर खड़ा हुआ था एंड अपने आप को बस उस दरवाजे पर लीन कर लिया। तभी एक सॉफ्ट हाथ उसे अपने कंधे पर महसूस होता है। चैंग एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है एंड सामने और कोई नहीं बल्कि हुआन और हाउशवान खड़े हुए थे। हुआन ने कहा, सब कुछ ठीक है? चैंग ने अपने सर से पसीना पोंछते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, मुझे बस हार्ट अटैक आने वाला है एंड मुझे नहीं पता आज के बाद मैं जिंदा बचूंगा भी या नहीं। ये कहते हुए चैंग सिर्फ अपना सर झटकता है। हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम तो सून टू बी फादर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेबी बॉय या बेबी गर्ल बहुत जल्द आएगी एंड तुम उसके बाद क्लाउड 9 पर होगे। तो मरने और मारने की बात मत करो एंड चले हमें ईबो को भी ढूंढना है, उसका फ़ोन लगातार आ रहा है मुझे। ये कहते हुए हाउशवान ने चैंग की तरफ देखा। चैंग ने कहा, हाँ चलते हैं, उस आफत की पुड़िया को मैं कैसे भूल सकता हूँ, चलो। एंड जी वो ठीक तो रहेगी ना? हुआन का सब ठीक होगा ना? हुआन ने कहा, डोंट वरी, सब ठीक होगा एंड मत भूलो सान भी एक डॉक्टर है। हाँ मानो उसे ये सब कुछ छोड़े हुए बहुत लंबा वक्त हो चुका है, बट confident that he can handle her better than any of us. So just believe me, okay? ये कहते हुए उसने चैंग को बस सॉफ्टली स्माइल कर दिखाया एंड चैंग सिर्फ एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद वो सब लोग बातें करते हुए आगे बढ़ गए थे, पर चैंग का दिल अभी भी घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ जी ने सिर्फ सान की तरफ देखा एंड सान ने जी का हाथ जेंटली होल्ड किया एंड सॉफ्टली उसे स्क्वीज करता हुआ वो आगे की तरफ ले आया था। फिर देन बहुत संभाल कर उसने उसे वहीं बेड पर बिठाया एंड अगले ही पल सान उसके कदमों में बैठ गया था। उसने जी का हाथ थामते हुए कहा, तुम यहाँ तक आई मेरे लिए? जी ने कहा, आना ही था तुम्हारे लिए, तो मैं जन्नम से लेकर जन्नत तक पहुँच जाऊँगी। है ये तो फिर भी स्विट्ज़रलैंड है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं वीज़ा के लिए आई हूँ यहाँ। एंड मेरी बेबी भी चाहती थी कि वो अपने भाई से मिले, तो मुझे तो यहाँ आना ही था सान। ठीक है, तो वो सान को देखने लगी। सान ने कहा, जी मुझे बताओ मैंने ऐसा क्या किया है अपनी लाइफ में, क्या किया है कि मुझे तुम और ईबो जैसा शख्स अपनी ज़िंदगी में मिला? आई मीन मुझे नहीं पता दुनिया के सारे अच्छे इंसान एक साथ मेरी किस्मत में कैसे आ गए। हाँ मैं इतना ब्लेस्ड कब हूँ कैसी? प्लीज़ मुझे बताओ। ठीक है, तो इंसान सिर्फ जी की तरफ देखने लगा। जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जी ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, चलो एटलीस्ट तुमने अपने आप को ब्लेस्ड तो कहा, वरना मैं कर्स्ड हूँ जी, मैं कर्स्ड हूँ। ये सुनकर मैं थक गई थी और पक भी गई थी। ये कहते कहते जी एकदम से चुप हो गई एंड वही दूसरा सान भी। जी ने कहा, ओह आई एम सॉरी, मैं मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती थी बस। सान ने कहा, डोंट वरी, ये तो कॉमन है ना हम दोनों के बीच में। खैर ये बताओ फ्लाइट कैसी थी? ये कहते हुए सान फाइनली अब फ्लोर पर बैठ गया था। जी ने कहा, हे फ्लोर पर मत बैठो, ऊपर आकर बैठो मेरे पास। जान ने जी के पैरों को पकड़ते हुए कहा, हे मुझे बैठने दो ना यार, मैं बस कुछ देर तुम्हारे पैर दबाना चाहता हूँ। अपनी छोटी सिस्टर के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। एंड वैसे भी तुम्हारे पाँव पर स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, एंड अभी तुम इतनी लॉन्ग फ्लाइट लेकर आई हो, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, थोड़ी देर मुझे करने दो। ये कहते हुए इंसान ने वही उस बैग में से एक ऑयल बाहर निकाला एंड जेंटली वो सी के पाँव को मसाज करने लगा। एंड वही दूसरी तरफ सी बस स्पीचलेस हो गई थी। आई मीन डम फाउंडेडली वो बस सान को देख रही थी। छोटी सिस्टर। बहुत लंबे वक्त के बाद सान ने जी को ये कहकर पुकारा है, वरना वो हमेशा जी को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था। हाँ उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, एक ऐसा रिलेशन है जिसको अल्फाज नहीं दिए जा सकते या एक पर्टिकुलर किसी नाम से पुकारा नहीं जा सकता। बुरे से बुरे वक्त में सी हमेशा एक पिलर की तरह सान के साथ खड़ी रही है। वो एक पल में सान की छोटी बहन बन जाती है, वहीं दूसरे पल में सान की एल्डर स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टर
जो एक वॉल की तरह है, जो किसी भी डिफ़िकल्टीज़ को जहान तक नहीं पहुंच देती। वो जहान का सपोर्ट सिस्टम है, उसके हर इमोशनल को शेयर करने के लिए वो एक ऐसी सोर्स की तरह है जहां जहान अपने आप को हमेशा कंफर्टेबल महसूस करता है। जहान एंड जी के बीच में लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना कहे एक दूसरे के इमोशन समझ जाते हैं। जहान एंड जी, उनके बीच फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप पर उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ है। एक ऐसा रिलेशन जो सच में सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। जहान से भगवान ने जोई को तो छीन लिया, पर जिस पल जोई को छीना उस पल ही शायद जी को जहान का बना दिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं। जहान ने धीमे धीमे कर जी के प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना शुरू किया। जी ने कहा, जहान तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। जहान ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बिगाड़ रहा, मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस या फिर लिटिल प्रिंस को बिगाड़ रहा हूँ, जो बहुत जल्द हमारे साथ होगा। जी ने कहा, हाँ बहुत परेशान करता है, स्वेर। ये देखो किक कर रहा है। ये कहते हुए जी ने तुरंत चिल्लाया। जैसे कहा जहान ने, क्या सच में? जी ने कहा, हाँ देखो किक कर रहा है, शायद उसे तुम्हारा टच अच्छा लग रहा है जहान, देखो। ये कहते हुए उसने जहान का हाथ लेकर अपने स्टमक पर रख दिया था। जहान को भी फील होता है। जहान ने कहा, सच में? ये तो सच में किक कर रहा है। जी ने कहा, लगता है इस शैतान को अपने अंकल पसंद आ गए हैं। तुम्हें पता है चैंग कितनी कोशिश करके रह जाता है पर ये किक नहीं करता। एंड देखो तुम्हारे एक ही टच से किक करना शुरू कर रहा है। अगर ये मैंने चैंग को बताया ना, जहान ने कहा, नो बिल्कुल भी नहीं, वो वैसे ही मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस रहता है, इससे और ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लीज़। ये कहते हुए जहान हंसने लगा एंड वही दूसरी तरफ जी भी मुस्कुराने लगी। दोनों कुछ देर के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। अब लगभग आधा घंटा गुजर गया था। एट लास्ट जी ने जहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस थक गए होंगे, एंड इधर आओ मेरे पास, मुझे बताओ तुम ठीक हो? आई मीन 2 दिन पहले जब तुम्हारा कॉल आया था, आई वॉज सो स्कैर्ड जहान। अब सब कुछ ठीक है? जहान ने कहा, इबो वापस आ गया एंड नाउ आई एम फील ओके। सी ने कहा, तो ये सब कुछ इबो के दूर जाने की वजह से था? जहान ने कहा, आई डोंट नो सी, तुम जानती हो ना, बस मेरी इनसिक्योरिटीज़, मेरे सारे डिसऑर्डर्स, जब भी मेरे पास से इबो चला जाता है ना तो बस सब कुछ मेरे ऊपर हावी हो जाता है एंड मुझे नहीं पता मैं इबो के बगैर कैसे जीऊँगा। आई मीन सी ने कहा, जहान ना तुम ईबो के बगैर जी सकते हो ना ईबो तुम्हारे बगैर, तो एक दूसरे के बगैर जीने की बात तो छोड़ ही दो। एंड आज की पार्टी के बारे में सोचो, तुम दोनों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, आई मीन बहुत बड़ा। एंड ये समझ लो कि सच में ईबो का सपना है जो उसने अपनी खुली आंखों से न जाने कितनी बार देखा है। तुम्हें पता है जब चैंग एंड मेरी शादी हुई थी उस टाइम पर ईबो का चेहरा देखने लायक था। जब हम लोग वोज ले रहे थे तो बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक हुए थे एंड उनमें से एक फ़ोटोग्राफ ऐसा था जिसमें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस टाइम पर ईबो इमेजिन कर रहा था खुद को। और तुम्हें कोई भी इंसान कह सकता है कि वो इंसान प्यार में पागल है, वो तुम्हारे प्यार में पागल है जहान। आई थिंक जिस दिन से उसने तुम्हें देखा है वो तुम्हारा ही होकर रह गया। बहुत किस्मत से मिलते हैं ऐसे लवर, तो आज मौका है, थाम लो उसे, अपने साथ बांध लो एंड बस लाइफ को एंजॉय करो, सब कुछ पीछे छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। अब एक नई ज़िंदगी तुम दोनों का इंतज़ार कर रही है एंड मैं उस ज़िंदगी में बस तुम दोनों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। दैट्स माई लास्ट एंड ओनली विश। जहान प्लीज़ खुश रहना। ठीक है, तो जी बहुत अजीब तरीके से बोलने लगी। जहान ने कहा, हे खुश रहना क्या, तुम भी मेरे साथ ही रहोगी ऑफ कोर्स, एंड तुम हम दोनों को खुश होते हुए देखोगे जैसे मैं तुम दोनों को एंड तुम्हारी फैमिली को खुश होते हुए देखूंगा। तो नर्वस बातें छोड़ते हैं, वरना तुम्हारा हस्बैंड कहेगा कि मैंने उसकी वाइफ को रुला दिया। तो प्लीज़ रो मत, हाँ, वरना तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी एंड शादी में फोटोग्राफ्स बहुत बुरे आएंगे। सी ने कहा, मेरी क्या तुम्हारी भी आंखें सूज जाएंगे एंड मुझसे ज़्यादा तुम्हारे फोटोग्राफ्स खींचेंगे, तो प्लीज़ तुम भी मत रो। कहते हुए दोनों हंसने लगे। तभी जी ने कहा, अरे ये सब बातें छोड़ो एंड हाँ अब तुम्हें तैयार होना होगा जहान, जल्दी करो, वरना अगर यहाँ ही वो आ गया ना तो पूरा घर सर पर उठा लेगा एंड मैं इसीलिए आई हूँ, चलो गेट रेडी होते हैं। जहान ने कहा, क्या? सी ने कहा, हाँ जल्दी उठो। ये कहते हुए वो खड़ी हो गई थी। जहान ने उसे सहारा दिया एंड फाइनली सी खड़ी हो गई। जहान ने जी का हाथ पकड़ा एंड कहा, तुम कहाँ जा रही हो? जी ने कहा, मैं नहीं, तुम चल रहे हो, मेरे साथ चलो। ये कहते हुए वो जहान को खींचती हुई वहीं ड्रेसिंग टेबल पर ले आई थी एंड उसके सामने खड़े होते हुए उसने कहा, सबसे पहले एक काम करो, अपना सूट पहन कर आओ एंड उसके बाद मैं तुम्हारी हेयर स्टाइलिंग एंड तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप कर दूँगी। जहान ने कहा, जी ने कहा, बस थोड़ा सा करूँगी स्वीट हार्ट, जाओ पहले अपना सूट पहन कर आओ एंड कहाँ है तुम्हारे ड्रेस? ये कहते हुए वो उधर देख लगी। जहान ने कहा, ड्रेस क्या, सूट है, ये रहा। ये कहते हुए जहान ने कबर्ड खोला एंड एक डेजलिंग सा सूट बाहर निकाला। सी ने कहा, माय गॉड ये तो बहुत ब्यूटीफुल है जहान, एंड ब्लैक तुम्हारा फेवरेट कलर? जहान ने कहा, एंड देखो रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी भी है इसके ऊपर। सी ने कहा, तुम्हारी हर पसंद का ख्याल रखता है वो, बाय द वे चॉइस सच में बहुत ब्यूटीफुल है। आई मीन इसके नेक एरिया पे देखो स्टोन का वर्क हो रहा है एंड जहान ने कहा, स्टोन नहीं है वो डायमंड है। सी ने कहा, क्या है?
सान ने कहा हाँ डायमंड है। मैं भी चौंक गया था। आई मीन मुझे हार्ट अटैक आ गया था जब उसने मुझसे ही कहा है। इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? ये क्या तुम्हें सान पर बढ़ाने लगा। ज़ी ने कहा क्या तुम भी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पर इतना पैसा उड़ा रहा है। मैं तो बस चैंग से डिमांड ही करती रहती हूँ। ने कहा ऐसा नहीं है, चैंग भी तुम पर खर्चा करता ही है। लेकिन तो सान अपनी आंखों को इधर उधर करने लगा था। उसे एम्बेरसमेंट फील हो रही थी एंड कहीं कहीं उसका दिल जैसे भर गया था। बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ज़ी ने कहा देख सकती हूँ मैं ब्लशिंग। हाँ सान ने कहा क्या तुम भी ज़ी ने कहा अब जाओ, जाकर तैयार होकर आओ, वरना तुम पूरे दिन यहीं खड़े होकर ब्लश करते रहोगे एंड तुम्हारा हस्बैंड वहाँ पागल हो जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। ये तो ज़ी ने जोर से चलाया। इंसान सिर्फ बाथरूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। लास्ट ज़ी वहीं स्टूल पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे। आई मीन बहुत सारे, जिन्हें पढ़ना आसान नहीं था। ज़ी ने एक गहरी सांस लेकर अपने बैग में से अपना फ़ोन बाहर निकाला एंड कुछ देर के लिए फ़ोन पर स्क्रॉल करने के बाद एट लास्ट उसने गैलरी में से एक फ़ोटोग्राफ पर क्लिक किया एंड जैसे ही फोटोग्राफ खुला ज़ी की आंखें खुद ब खुद भर गई थी। वो फोटोग्राफ ज़ोई का था। ज़ी ने सिर्फ उस फोटोग्राफ के ऊपर अपना हाथ फैलाते हुए कहा ज़ोई, टुडे इज़ योर खास स्पेशल डे। तुम हमेशा कहती थी ना कि जब सानगा की शादी होगी ना तो तुम सबसे ज़्यादा खुश होगी। आज वो दिन है ज़ोई। आई एम सो सॉरी कि तुम हम सब के बीच में नहीं हो एंड वी ऑल आर मिस यू, वी ऑल। मैं जानती हूँ सान कह नहीं रहा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है। पर तुम हमेशा हम सब के साथ रहना ज़ोई, जहाँ भी हो खुश रहना एंड अपने भाई के लिए भी हमेशा प्रे करना कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुश रहे। वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुका है एंड अब मैं नहीं चाहती कि आगे कोई और भी प्रॉब्लम आए। बस सब कुछ अब अच्छा होना चाहिए, है ना ज़ोई? सब अच्छा होगा ना? एंड तुमने कहा था कि तुम और मैं सान के ब्राइडमेड्स होंगे। आज तुम तो नहीं हो, पर तुम्हारी इस कमी को पूरा करने के लिए मैं यहाँ हूँ ज़ोई। मैंने सान को अकेला नहीं छोड़ा, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। मैंने सान को अकेला नहीं छोड़ा एंड मैं आगे भी नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस यू ज़ोई, आई प्रॉमिस यू। ये कहते हुए ज़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए एंड वो बस फ़ोन की स्क्रीन बंद कर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ जहान, जो बस दरवाज़ा खोलकर बाहर आने ही वाला था, एक ज़ोई का नाम सुनकर वहीं थम गया। उसने सब सुना, सब जो ज़ी ने कहा एंड वो चीज़ जैसे उसके दिल पर लिख गई थी। हाँ, ज़ी ने सही पहचाना। ज़ान आज मिस कर रहा है, अपनी पूरी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है। उसकी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा, लेकिन उसके साथ उसका अपना कोई नहीं है। ना उसकी बहन है, ना उसकी माँ है, ना उसके डैड है। कोई भी नहीं है उसके साथ, कोई भी तो नहीं है। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग जो ज़ान के खून के रिश्ते के तो नहीं हैं, लेकिन रिश्ता उन्होंने उससे भी ज़्यादा निभाया है। सही कहा है किसी ने कि रिश्ते खून के हों ये ज़रूरी नहीं है, निभाने वाला होना चाहिए। और वैसे भी इस ज़माने में अपनों से ज़्यादा गैरों को अपना बनते देखा है। ज़ान की आंखें बस नम हो गई थी एंड वो कुछ देर के लिए वहीं डोर पर अपने सर को टिका देता है। कुछ देर के लिए अपने इमोशन को सेटल करने के बाद फाइनली ज़ान ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों से आंसू को पोंछा, चेहरे पर मुस्कुराहट रखी एंड एक पल में उसने दरवाजे को थट की आवाज़ के साथ खोलते हुए कहा, ज़ी कैसा लग रहा हूँ मैं? ये कहते हुए जैसे ही ज़ान चहका वैसे ही दूसरी तरफ ज़ी भी थोड़ा सा चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने भी अपने आंसू को पोंछा एंड ज़ान की तरफ देखते हुए कहा, बहुत अच्छे ज़ान, आई मीन वाह। ये कहते हुए ज़ी खड़ी हो गई एंड ज़ान भी ज़ी के पास चल कर आया। ज़ी ने कहा, यू लुक गॉर्जियस। मीन अगर मैं चैंग से प्यार ना कर रही होती ना एंड तुम मेरे भाई ना होते तो आई स्वेयर तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहते थे ना, तब तक मैं तुम्हारे पीछे ही लगी रहती है। तो ज़ी सिर्फ ज़ान को टीज करने लगी। ज़ान ने कहा, तुम भी तो एक और वर्ल्ड वॉर हो जाती तुम्हारे एंड ईबो के बीच में एंड मुझे नहीं पता मैं क्या करता। ठीक है, तो ज़ान सिर्फ मुस्कुराने लगा। ज़ी ने कहा, हाँ सही कहा एंड फिर तो मेरा कोई चांस ही नहीं होता। चलो अब तुम बैठो यहाँ। ठीक है, तो उसने ज़ान को वहीं स्टूल पर बिठा दिया था एंड वो उसके बालों को धीरे धीरे करके कॉम करने लगी। ज़ान ने कहा, ज़ी ज़्यादा कुछ मत करो, सिर्फ एक काम करो, इनका बन बना दो। ज़ी ने कहा, बन नहीं, कैसा रहेगा अगर मैं हाफ पोनीटेल बना दूँ तो? ज़ान ने कहा, क्या? ज़ी ने कहा, हाँ हाफ पोनीटेल बना देती हूँ, तुम पर सूट करेगी। ठीक है, तो ज़ी ने ज़ान के उन सॉफ्ट हेयर्स को आगे से कुछ ब्रेड्स बनाकर हाफ पोनीटेल में टाई कर दिया था एंड देन उसके वो ब्यूटीफुल बिल्कुल वाटरफॉल जैसे हेयर्स ज़ान की बैक पर लहरा रहे थे एंड उसके वो ब्लैक कोट के साथ सूट भी कर रहे थे। ज़ी ने कहा, एक काम करते हैं, रेड रिबन और बांध देते हैं। कहाँ गया? ये कहते हुए ज़ी उसी मेकअप बॉक्स में से ढूंढने लगी एंड एट लास्ट उसे वो रिबन मिल गया था। उसने ज़ान के बालों को उस रिबन से टाई करते हुए कहा, अब परफेक्ट है।
आगे से कुछ फ्रिंजेस निकाल देती हूँ। ठीक है, तो जी ने सान के फेस के अराउंड से कुछ फ्रिंजेस निकाल दी थी एंड इसके बाद तो सान देखने लायक था। जी बस मेस्मराइज हो गई थी सान की ब्यूटी से। जी ने कहा मैंने अभी तो तुम्हारे चेहरे पर कोई मेकअप भी नहीं किया एंड तुम कितना ग्लो कर रहे हो सान। सान ने कहा जी ने कहा क्या तुम सच में गॉर्जियस लग रहे हो हनी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो अपने हस्बैंड से पूछ लेना। मैं देखते के साथ ही वो मेल्ट ना हो जाए ना तो मुझसे कहना। ठीक है, तो ऐसे ही ने विंक किया। सान का पूरा चेहरा एकदम से फिर से ब्लश कर गया था। उसने सिर्फ अपनी आंखों को इधर उधर करते हुए कहा बस करो बस करो। सी ने कहा ओके ओके ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्लश लगा देते हैं। नहीं तुम्हारे चेहरे पर तो ऑलरेडी इतना ब्लश है, छोड़ो ब्लश आने देते हैं। सान ने कहा जी मुझे कुछ नहीं करना। जी ने कहा नहीं थोड़ा तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी ने सान के फेस पर हल्का सा टचअप किया एंड देन एट लास्ट सान के लिप्स पर सॉफ्ट सी पिंक लिपस्टिक लगाकर कहा अब सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, तो उसने सान का फाइनल लुक देखा। सान सच में एक अमेजिंग हेवनली ब्यूटी लग रहा था। उसके फेस पर वो बेबी पिंक टिंट, उसके लिप्स एंड चीक्स पर एब्सोल्युटली परफेक्ट लग रहा था एंड फेस के अराउंड झूलती हुई वो फ्रिंजेस, उसके वो परफेक्टली ब्रेड हेयर्स, एवरीथिंग्स लुक ट्रेमेंडस। सान लुक ट्रेमेंडस। जी की नज़र सान से हट नहीं रही थी एंड सान बस नर्वस फील कर रहा था। जी ने कहा सब कुछ तैयार हो गया एंड चैंग का मुझे फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो उसने फ़ोन उठाया। तभी चैंग ने कहा सब कुछ तैयार है। सी ने कहा ठीक है, तो वो जान को ऊपर से चेकआउट करती है एंड देन कहती है सब कुछ तैयार है। चैंग ने कहा ठीक है, ईबो भी यहाँ तैयार है। सी ने कहा चैंग ने कहा बहुत स्मार्ट लग रहा है मेरा बड़ी। सान से कहना अपना दिल संभाल कर रखे। तभी सी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ मुझे तो फिक्र है कि तुम अपने दोस्त से कहना कि वो अपना जहन संभाल कर रखे, क्योंकि मेरा जहन इस वक्त इतना खूबसूरत लग रहा है ना जिसकी कल्पना शब्दों में नहीं की जा सकती। खैर देखते हैं दोनों में से पहले अपने होश खोता है। ठीक है, तो ऐसे ही सिर्फ हंसने लगी इंसान अपना सर झटक कर सामने की तरफ देखने लगता है एंड एक पल के लिए वो भी बस स्टंट हो गया था खुद को देखकर। ये सूट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। हीबो की पसंद सान अपने उन लीव्स के कॉर्नर पर एंड नेक एरिया पर लगे हुए उन रेड मरून स्टोन्स को देख रहा था। सब कुछ कितना खूबसूरत है ना, परफेक्टली ब्लेंड होता हुआ वो ब्लडी रेड स्टोन्स डायमंड के इंसान को भी यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा ईबो सच में तुम्हारा कुछ नहीं कहना है। सान अपने सोच में डूबा ही हुआ था एंड जी चैंग से बात कर रही थी तभी जोर शोर से दरवाज़ा खुल गया था एंड सान की नज़र जब पीछे घूमी तो पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके दोनों नन्हे शैतान थे, यानी कि ईजा एंड योजा। दोनों चैंकते हुए सान के पास भाग कर आते हैं एंड सान के लेग्स को हक करते हुए कहते हैं डैड। सान ने कहा अरे मैं तुम दोनों को कैसे भूल गया। ये कहते हुए वो नीचे बैठ गया था। तभी जी ने कहा सान कपड़ों पर सिलवटें आ जाएगी। सान ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो सिर्फ जी को एक लुक देता है एंड जी सिर्फ मुस्कुरा कर सान के पास आ जाती है। जी ने पाउट बनाते हुए कहा आंट के लिए कुछ भी नहीं, ना हेलो ना हाय, मेरे 2 हैंडसम प्रिंस मुझे इग्नोर कर रहे हैं, सारा लव डैड के लिए ही। ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल किसी बच्चे की तरह फेस बनाकर वहाँ हाथ बांधकर खड़ी हो गई थी एंड जी को इस तरीके से देखकर एक ईजा एंड योजा दोनों की आंखें चमक जाती हैं। दोनों ने ही जी की तरफ देखते हुए कहा वाओ एंजल आंटी आप यहाँ हो। ठीक है, तो वो जी की तरफ भागते हैं। तभी सामने दोनों को रोकते हुए कहा हे संभल के, मैंने बताया था ना आंट जी प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो वे उसने जी की तरफ इशारा किया। ईजा ने कहा हाय यू मीन बेबी आने वाला है। सान ने भी मुस्कुराते हुए कहा हाँ बेबी आने वाला है। योजा ने कहा बेबी ये कहते हुए वो जंप करने लगा। सान ने कहा हाँ इस बेबी का भी बेबी आने वाला है। चलो आंट को ज़्यादा परेशान मत करना एंड धीमे से बात करना ओके। ठीक है, तो उसने दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया। दोनों बच्चे बिल्कुल ओबीडियंटली जाकर जी की बस लेग को हल्क कर लेते हैं लेकिन सॉफ्टली। जी ने कहा मेरे नन्हे शैतान कैसे हो तुम दोनों। ठीक है, तो जी उन दोनों का हाथ पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई थी बहुत संभाल कर एंड दोनों से बात करने लगी। एंड फिर क्या था एंड योजा की कचर पचर शुरू हो जाती है। तभी सान का ध्यान उन दोनों के ऊपर जाता है। सान ने कहा ईजा योजा भी तुम दोनों को तैयार किसने किया। ने सान की तरफ सर घुमाते हुए कहा चैंग अंकल ने। योजा ने सर घुमाते हुए कहा हाउशुआन अंकल ने। जान ने कहा क्या। सी ने कहा चैंग ने तुम्हें तैयार किया है। ठीक है, तो वे सी ईजा को देखने लगी एंड देन योजा को सान देखने लगा। सी ने कहा वाओ बहुत कमाल का काम किया। आई मीन तुम दोनों सच में प्रिंस की तरह लग रहे हो, लिटिल प्रिंस, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम दोनों। ये कहते हुए उन दोनों बच्चों को देखने लगी जो सच में गॉर्जियस लग रहे थे। व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था दोनों ने एंड ईजा के वो लॉन्ग हेयर्स इतने लॉन्ग हो गए थे कि उनको भी चैंग ने सरप्राइजिंगली बिल्कुल सान की तरह टाई कर दिया था। सी को एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि चैंग ने सान की ही कॉपी कर ली हो। ईजा देखने में सच में बिल्कुल सान एंड ईबो की रेप्लिका ही लग रहा था। सी उसे भी देखकर सिर्फ मेस्मराइज हो गई थी। वही दूसरा सान योजा को देखकर मेस्मराइज हो गया था। योजा सच में फ्लफी क्यूट रैबिट जैसा लग रहा था। उसके बच्चे कब इतने बड़े हो गए, हाँ कब, ये दिन कैसे उसकी ज़िंदगी में आ गया। सान की आंखें नम हो गई थी एंड वो बस अपने बच्चों को देखने लगा। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने बस जेंटली उसका हाथ थाम लिया है। वो और कोई नहीं जी ही थी। जी ने सान का हाथ हल्के से स्क्वीज करते हुए कहा बिलीव कर सकते हो ये रियलिटी है। सान ने कहा मुश्किल है बिलीव करना, सब कुछ कितना ज़्यादा सब कुछ ड्रीमी लग रहा है, सपना ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं
अभी उठूंगा और सब कुछ आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। जी ने सान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ गायब नहीं होगा सान, ये हकीकत है, इसे एक्सेप्ट कर लो एंड बस खुश रहो, आज तुम्हारा दिन है, तुम्हारा। ठीक है, तो जी सिर्फ सान को देखने लगा, इंसान सिर्फ जी को देखने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक होता है एंड हाउशवान वहाँ खड़ा हुआ था। हाउशवान ने कहा, आई होप मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। जी एंड सान ने हंसते हुए कहा, तुम और डिस्टर्ब, खैर तुम्हारा तो नाम का मतलब ही डिस्टर्बेंस है। हाउशवान ने पाउट बनाते हुए कहा, सान तुम मुझे ऑफेंडेड फील करा रहे हो। सान ने कहा, हैं ऐसा है क्या? हाउशवान ने कहा, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मेरे बड़ी की शादी है एंड मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए हाउशवान बस फुदकता हुआ उस कमरे में दाखिल हो जाता है एंड उसके पीछे पीछे उसका फियांसे भी था। दोनों बस सान को देखकर एक पल के लिए मैस्मराइज हो जाते हैं। हाउशवान ने कहा, वाओ हैंडसम, तुम तो सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो, बड़ी तुम तो कमाल लग रहे हो। ये कहते हुए उसने एक ही झटके में सान को बस हक कर लिया था एंड उसे इस तरीके से हक करता हुआ देखकर सी अपना सर झटकती है एंड ईसा एंड यूजा बस फुदक कर हंसने लगते हैं। तभी हाउशवान ने कहा, आज तो वो पक्का मरने वाला है, मुझे नहीं पता उसका क्या होगा तुम्हें इस तरीके से देखने के बाद। सान ने कहा, तुम भी मत शुरू हो जाना अब। हाउशवान ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, खैर ये सारी बातें छोड़ो, अब जल्दी से चलो, वो अज़ाइल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सब लोग आ गए हैं। सब लोग? हाउशवान ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स वाले लोग हैं। ईबो के कुछ बिजनेस पार्टनर है, पर वो अभी नहीं, कुछ देर बाद आएंगे, मतलब बाद के फंक्शन में शामिल होने के लिए। अभी वोज लेने के लिए तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही वही है, तो साथ चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो साथ चलो। मी एंड माई फियांसे इज योर बेस्ट मैन एंड जी शी इज योर ब्राइड्समेड। जैसे ही हाउशवान ने कहा, सान ने एक उसे एल्बो करते हुए कहा, यू? हाउशवान ने हंसते हुए कहा, क्या इसमें गलत क्या है, तुम राइट साइड से नहीं हो क्या? एंड जी तुम्हारी ब्राइड्समेड नहीं है क्या? क्यों जी, ऐसा नहीं है क्या? जी सिर्फ हंस जाती है। हाउशवान ने कहा, चल चलो ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, तुम लिटिल मम्किंस क्या तैयार हो? तभी ईसा एंड यूजा ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ हम तैयार हैं। सान ने कहा, तुम दोनों कब इतने एक्साइटेड हो गए? ईसा ने कहा, जिस दिन से हमें डैड ने बताया उस दिन से। सान ने शॉक होते हुए पूछा, तुम्हें कब बताया ईबो ने? ईसा ने कहा, बहुत दिन पहले डैड, बहुत दिन पहले। ये कहते हुए वो बस जोर जोर से गिगल कर रहा था, उसे देखकर यूजा गिगल कर रहा था। सान ने सिर्फ अपना सर झटका, क्योंकि वो इन फादर एंड सन की जोड़ी से कुछ नहीं कर सकता, आई मीन कुछ भी नहीं कर सकता। इन लोगों के अपने ही सीक्रेट्स होते हैं जो सान को बिल्कुल भी पता नहीं चल सकते। फिलहाल सान थोड़ा नर्वस हो रहा था, तभी जी ने सान का हाथ थामते हुए कहा, सब कुछ ठीक होगा सान। ये कहते हुए वो सिर्फ मॉमली मुस्कुराने लगी एंड सान सिर्फ सी को देखकर एक स्माइल देता है। उसे नहीं पता आगे क्या होगा, पर उसे घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट। इसलिए सान ने सिर्फ अपनी मुट्ठियों को खींच लिया था एंड अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था एंड उसने खुद से कहा, सब कुछ ठीक होगा सान, सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद अपनी आंखों को खोला एंड जी की तरफ देखते हुए कहा, आई एम रेडी। जी ने कहा, चलो चलते हैं। कहते उसने हाउशवान की तरफ देखा एंड हाउशवान ने सिर्फ किया। उसके बाद एक हाथ में ईसा का हाथ पकड़कर, दूसरे हाथ में यूजा का हाथ पकड़कर सान आगे बढ़ जाता है एंड उसके पीछे जी चल रही थी एंड साइड में हाउशवान अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वहीं दूसरी तरफ सान एंड ईबो की इस वेडिंग अटायर से दूर स्विट्जरलैंड के किसी लैविश होटल रूम में इस वक्त युआनी एंड लूसी तैयार हो रहे थे। लूसी ने वाइट कलर का ब्यूटीफुल वेडिंग गाउन पहना हुआ था एंड उसके हेयर एंड मेकअप भी कंप्लीट हो चुके थे, वो सच में एक प्रिटी ब्राइड लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ युआनी ने अपना वही ब्लैक एंड रेड गाउन पहना हुआ था। वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठी हुई थी एंड उसके पीछे लूसी थी जो उसके गाउन को सेट कर रही थी। लूसी ने युआनी के बालों को एक बन में कन्वर्ट किया एंड देन उसकी तरफ देखते हुए कहा, दी? युआनी ने कहा, लूसी ने कहा, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप नाराज़ तो नहीं होगी ना? युआनी ने कहा, डिपेंड करता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। लूसी ने पीछे मिरर के थ्रू देखा जहाँ सानी बैठकर अभी भी कलर कर रही थी। लूसी ने कहा, ये बच्चे, आई मीन। युआनी ने कहा, अच्छा याद दिलाया तुमने, एक मिनट। हाँ, ये कहते हुए उसने सानी की तरफ देखा एंड बहुत धीमी से आवाज़ लगाई, सानी। सानी ने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा एंड धीमे से कहा, मॉम। युआनी ने कहा, कम बेबी, इधर आओ मेरे पास। जैसे ही युआनी ने कहा, एक सानी कूद कर बेड से नीचे युआनी के पास आ जाती है। सानी ने कहा, यस मम्मा। युआनी ने कहा, प्लीज़ अपने हैंड मुझे दो। जैसे ही युआनी ने कहा, एक सानी ने थोड़ा कंफ्यूज होते ही सही, लेकिन अपने हैंड्स को युआनी के हैंड्स में रख दिया था। देन युआनी ने बहुत जेंटली स्माइल करते हुए कहा, बेबी आपको पता है ये कौन है? ये कहते हुए उसने लूसी की तरफ इशारा किया। जानी ने अपनी इनोसेंट आइज से लूसी की तरफ देखा एंड देन अपनी मॉम की तरफ। देन उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, मम्मा मुझे नहीं पता। युआनी ने कहा, तो ये आपकी आंट है लूसी, ये सानी है मेरी बेटी। ये कहते हुए युआनी ने बहुत ग्रेसफुली सानी को अपनी गोद में उठा लिया था एंड वहीं दूसरी तरफ लूसी सिर्फ शॉक होकर ये सब कुछ देख रही थी। उसने कितनी बार युआनी से पूछा था
सानी के बारे में, पर आज खुद युवानी सानी को इंट्रोड्यूस करा रही है। पर क्यों? हो क्या रहा है ये? लूसी से पहले कुछ समझ थी। युवानी ने लूसी का हाथ पकड़ा एंड देन उसने वही हाथ सानी के हाथ में रखा एंड देन उसके ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे को आप पहचान गए? बेबी, ये आंट है एंड शी इज़ माई लिटिल सिस्टर एंड आई लव हिम अलॉट एंड यू विल फॉलो हर, यू विल ऑलवेज फॉलो हर इन फ्यूचर, ओके? एंड यू ऑल्सो लव हर, ठीक है? ठीक है। तो वो सानी को देख रही थी एंड वही दूसरी तरफ एक लूसी के जैसे गला सूख गया, वो समझ नहीं पा रही थी। एंड दूसरी तरफ सानी ने सिर्फ नोट करते हुए कहा, ओके मामा। देन सानी ने लूसी की तरफ अपने आप को घुमाया एंड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्माइल करते हुए कहा, हाय लूसी आंटी। वही दूसरी तरफ लूसी जो भी शौक में थी वो एक पल में जैसे सानी की आंखों अंदर खो गई। उसने सानी की तरफ देखा एंड उतनी शौक होते हुए कहा, हाय बेबी। देन युवानी ने कहा, ओके सानी, जाओ अपनी कलर बुक्स में वापस कलर करो एंड आंट एंड मॉम को कुछ बात करनी है, जाओ बेबी। ये कहते के साथ ही उसने सानी को फर्श पर उतार दिया था एंड अगले ही पल सानी भागते हुए फिर से बेड पर चली जाती है एंड युवानी एंड लूसी सिर्फ उसे देख रहे थे। तभी युवानी ने अपनी निगाहों को लूसी की तरफ घुमाया एंड देन वापस स्टूल पर बैठते हुए कहा, अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहते हुए वो सामने मिरर की तरफ देख रही थी एंड वही दूसरी तरफ लूसी जो अभी तक सानी को देख रही थी वो एक थोड़ा स्टंट हो जाती है, फ्लिंच कर उठती है युवानी की आवाज़ से। लेकिन अगले ही पल उसने भी युवानी को वही मिरर में देखा। युवानी ने कहा, तुम्हें पता है हमेशा लोग कहते हैं कि बच्चों को सिखाओ, पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे सीखते नहीं हैं, वो देखते हैं। तुम चाहे कितनी भी सिखाने की कोशिश कर लो लेकिन बच्चा वही सीखेगा जो वो देखेगा। जैसे मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, मैंने जो देखा मैं उसे सीखती चली गई एंड वही मेरी ज़िंदगी बनता चला गया। मुझे नहीं पता बाहर की हकीकत क्या थी। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सिखाया एंड मेरे डैड ने कुछ सिखाया एंड वही मेरी लाइफ है आज एंड इसीलिए मैं आज ऐसी हूँ। एंड ये बात कहीं ना कहीं तुम भी समझती होंगी, है ना? ये कहते हुए युवानी ने वही मिरर से लूसी की तरफ देखा। लूसी ने कहा, दी आप क्या कह रही हैं? युवानी ने कहा, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज के बाद तुम मेरी सानी का ख्याल रखोगी। जैसे ही युवानी ने कहा कि लूसी के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, उसने कहा, थी? युवानी ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी हो रही है एंड इसके बाद मैं हनीमून पर चली जाऊंगी एंड उसके बाद लाइफ बिजी हो जाएगी मेरी। कुछ पल के लिए मैं थोड़ा अपने लिए समय चाहती हूँ एंड इस बीच में सानी उसकी बेबी सिटर के साथ रहेगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी भी आज वेडिंग है एंड उसके बाद तुम भी थोड़ा समय चाहोगे अपने हस्बैंड के साथ। इसीलिए सानी कुछ समय के लिए अपनी बेबी सिटर के साथ रहेगी, लेकिन कुछ महीनों के बाद तुम प्लीज़ उससे मिलने चली जाना और हो सके तो उसका ख्याल रखना। लूसी ने कहा, दी आप कहीं जा रही हैं क्या? हम दोनों साथ चलेंगे ना। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप रेस्ट ले लीजिएगा एंड मैं भी इबो के साथ अपनी वेडिंग फिनिश करने के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे, फिर सानी का ख्याल रखेंगे। हाँ? युवानी ने कहा, लूसी तुम समझ नहीं रही हो, मैं बहुत लंबे वक्त से काम कर रही हूँ। तुमने देखा है ना, जब तुम इतनी छोटी थी तब से ही मैंने बिज़नेस संभाल लिया था एंड फिर उसके बाद फ़्लाइट्स कभी इधर कभी उधर जाना, डैड के साथ बिज़ी रहना एंड मॉम के सारे नखरों को झेलना आसान नहीं था। बहुत लंबे वक्त से मैं एक लंबे रेस्ट पर जाना चाहती हूँ एंड अब मुझे मेरी शादी हो रही है तो मुझे वो वक्त मिलेगा। मैं कुछ वक्त अपने हस्बैंड के साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या मेरे को इतना भी हक नहीं है? और सानी की जिम्मेदारी को मैं ऐसे किसी को नहीं सौंप सकती, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम मेरा इतना भी काम नहीं कर सकती लूसी? हाँ? ये कहते हुए युवानी की आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे एंड इन सारे इमोशंस को देखकर लूसी बस चुप हो जाती है। उसे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था युवानी की ऐसी बातों से, पर कहीं ना कहीं ये भी सच था कि युवानी ने बहुत लंबे वक्त से सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा लिया है। यही कहो, आज जो बिज़नेस है, जो रेपुटेशन है, जहाँ जिस मकाम पर यिन फैमिली है, वो युवानी के काम की वजह से ही है। युवानी ने अपना बचपन नहीं जिया, लूसी जानती है। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसने सब कुछ देखा है एंड अब जब युवानी ये चाहती है तो लूसी सिर्फ अपनी आंखों में आंसू भरकर नोट कर देती है। लेकिन फिर भी उसका डर खत्म नहीं हुआ था। युवानी ने कहा, थैंक यू, तुम्हारा मुझ पर एक एहसान होगा ये बहुत बड़ा। मेरी सानी का बस ख्याल रखना, मैं जल्द वापस लौटूंगी। लूसी ने कहा, आप लौटोगे ना दी? युवानी ने मिरर के थ्रू लूसी को देखा एंड देन अपने फेस पर वो अजीब सी स्माइल लेते हुए कहा, हाँ, और कहाँ जाऊंगी मैं?
इसके बाद दोनों बहनों के बीच में कुछ देर के लिए खामोशी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन उस मिरर के थ्रू। अगले ही सेकंड योनी ने अपनी आंखों को झपकाया एंड सारे इमोशंस को इधर उधर करते हुए कहा, बस एक बात का ध्यान रखना लूसी। लूसी ने कहा, क्या दी? योनी ने कहा, बच्चे हमेशा देखते हैं, ये बात कभी मत भूलना। मेरी योनी को हमेशा खूबसूरत चीज़ें दिखाना, उसे दुनिया की हर खुशी देना। इस पूरे 1 या 2 साल के टाइम में तुम्हें उसे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी होंगी, अच्छे रिलेशनशिप से मिलवाना होगा। अपने हस्बैंड से बोलना कि मेरी बेटी के साथ अच्छा बिहेव करे। वैसे वो डिसेंट है, लेकिन कभी कभी रूड हो जाता है, लेकिन तुम बस उसका ख्याल रखना। हाँ, युवानी को ऐसा फील मत होने देना कि वो अनवांटेड है। मैंने अपनी बच्ची से बहुत प्यार किया है एंड उसके लिए मैं बहुत कुछ सोचा भी है मैंने, एंड मैं वो सब कुछ करूँगी भी। लेकिन अभी ना थोड़ा सा बस मुझे रेस्ट चाहिए, पर जब मैं लौटूंगी तब तक तुम युवानी का ख्याल रखना एंड उसे प्यार करना। क्या तुम मेरे लिए इतना करोगी प्लीज़? ये कहते हुए युवानी एट लास्ट खड़ी हो गई थी एंड उसकी आंखों के इतने प्रेशर को लूसी झेल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। युवानी ने उन आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? लूसी ने कहा, दी, मुझे डर लग रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं जैसे आप कहीं बहुत दूर जा रही हैं। मैं आपकी बच्ची का ख्याल रखूंगी, मैं उसकी आंट हूँ, बट हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे ना ये सब कुछ। युवानी ने लूसी को गले लगाते हुए कहा, हम साथ में मिलकर करेंगे सब कुछ, पर अभी कुछ वक्त के लिए तुम्हें अकेले ही ये सब कुछ संभालना होगा। एंड मैं जानती हूँ तुम संभाल सकती हो। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है लूसी, हमेशा प्यार किया है। बस अब तुम थोड़ा सा प्यार मेरी बेटी को करना। हाँ, अगर कर सको तो इतना करना। एक युवानी का गला रुंधा हुआ लूसी को सुनाई देता है। उसकी आंखों से भी आंसू झलक गए। वो दोनों बस एक दूसरे को बहुत टाइटली हग कर लेती हैं। लूसी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक अंदर का हिस्सा टूट रहा है, धीरे धीरे करके उससे छूट रहा है एंड वो कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि आगे जो उठने वाला तूफान है, कहीं ना कहीं उसके लिए लूसी अपने आप को कसूरवार समझती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। उसके हाथ में कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। तभी युवानी ने लूसी से खुद को अलग करते हुए कहा, रोना बंद करो, तुम्हारी शादी है, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। लूसी ने कहा, शादी तो आपकी भी है ना, एंड बाय द वे ये गाउन। युवानी ने कहा, गाउन क्या पसंद नहीं आया तुम्हें? लूसी ने कहा, नहीं आई मीन पसंद है, लेकिन बहुत यूनिक है। आपने ब्लैक कलर क्यों चूज़ करा? कोई ब्लैक। युवानी ने कहा, मेरे कलर्स पर डाउट मत करो। ये कहते के साथ ही उसकी आवाज़ ठंडी हो गई थी एंड वो बस एक लुक देते हुए स्टूल पर जाकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ लूसी युवानी के इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमेशा शॉक हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कह रही थी। वो युवानी के बाल बनाने लगी। युवानी ने कहा, ये कलर मेरे सान को पसंद है। ये कहते हुए वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। लूसी के हाथ रुक जाते हैं। उसने अटकते हुए कहा, सान को? युवानी ने कहा, हाँ, मेरे सान को। एंड मैं चाहती थी आज मैं बिल्कुल उसी की पसंद से तैयार हूँ। तुम्हें पता है वो हमेशा ब्लैक के साथ रेड पेयर करता था, इसीलिए मैंने भी देखो अपने गाउन में ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन रखा। एंड मेरी ज्वेलरी भी, कहाँ गई मेरी रिंग? ये कहते हुए अपनी रिंग ढूंढने लगी एंड अगले ही सेकंड उसने एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल डायमंड की रूबी रिंग निकाली एंड उसे पहनते हुए कहा, देखो मेरी रिंग भी ब्लैक एंड रेड जैसी है, अच्छी लग रही है ना हाथों में? लूसी ने कहा, पर दी ये तो आपकी इंगेजमेंट रिंग नहीं है ना? युवानी ने कहा, हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये उससे भी खूबसूरत है क्योंकि ये मेरी सान की पसंद है, रेड एंड ब्लैक। ये कहते हुए युवानी के चेहरे पर अलग ही इमोशंस थे जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। बहुत देर से युवानी की सारी बातें सुनने के बाद एट लास्ट लूसी खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने कोम को साइड रखा एंड युवानी की तरफ देखते हुए कहा, दी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? युवानी ने कहा, क्या? ये कहते हुए वो मिरर के थ्रू लूसी को देखने लगी। लूसी ने अपने हाथों को युवानी के कंधों पर रखा कांपते हुए, लेकिन एट लास्ट उसने धीमी आवाज़ में कहा, आप सान से इतना प्यार क्यों करती हैं दी? एक सवाल पर युवानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, बहुत जेन्युइन स्माइल। युवानी ने कहा, तुम सवाल पूछने में इतना डर क्यों रही हो? ये कहते हुए वो खड़ी होकर बस लूसी की तरफ देखने लगी। लूसी ने कहा, पता नहीं, बस मुझे इस बात का जवाब जानना है। आप उन्हें बहुत प्यार करती हो एंड आपकी आंखों में दिखता है ये, लेकिन वो तो अभी हमारे बीच। पर इससे पहले कि लूसी कुछ भी कहती, युवानी ने कहा, श्श, आगे कुछ मत कहो, मेरा सान हमेशा मेरे साथ है। जब तक मेरी सांस चलेगी ना, सान हमेशा मेरे साथ रहेगा। एंड रही बात उसे प्यार करने की, तो ये बताओ कि क्या शरीर आत्मा के बगैर रह सकता है? इस सवाल पर लूसी चुप हो जाती है। उसने कहा, मतलब? युवानी ने कहा, शरीर रूह से प्यार करता है,
इतना ज़्यादा कि एक सेकंड के लिए भी अगर रूह जिस्म से अलग कर दी जाए ना, तो जिस्म का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बेजान है। आम भाषा में उसे मौत कहते हैं। किसी काम का नहीं होता जिस्म अगर रूह शरीर से अलग कर दी जाए। बिल्कुल उसी तरीके से शान है मेरे लिए, शान मेरी रूह है। अगर रूह मेरे जिस्म से अलग कर दी गई ना, या मेरे शान को मुझसे अलग कर दिया गया, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ लूसी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आधी खत्म हो चुकी हूँ, आधी और ख़त्म हो जाऊंगी अगर तुमने बार बार इस चीज़ को कहा तो। दोबारा कभी मत कहना कि शान नहीं है। जब तक मेरी सांस है मेरा शान है, एंड जब तक मेरे अंश का एक अस्तित्व भी इस दुनिया में है ना, तब तक शान है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो वे युवानी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी एंड उसकी आंखों में एक अलग ही नशा, ऐसा नशा जिसे देखकर लूसी बस डर गई थी। उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई, इसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई। एंड वहीं दूसरी तरफ युवानी सिर्फ शान का अलाप कर रही थी। शान शान शान, उसके हर कण कण में शायद शान ही बसा है। लूसी को अभी भी समझ नहीं आया ये किस तरीके का प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है जो सब कुछ तबाह कर देगा। अभी कुछ घंटों में सब कुछ तबाह होने वाला है। तभी एक युवानी ने कहा, ओके अब हम दोनों तैयार हो गए हैं, चलो कार में बैठते हैं, वरना तुम्हारा हस्बैंड अकेला ही अजाइल में नजर आएगा। युवानी ने कहा, मेरा क्या, आपका भी हुआ लेन आपका वेट कर रहा है, चलो चलते हैं, वेडिंग हमारा इंतज़ार कर रही है, चले। ये कहते हुए लूसी ने अपना हाथ बढ़ाया एंड युवानी ने सिर्फ अपना हाथ लूसी के हाथों में रख दिया था। अगले ही पल उसने फ़ोन पर अपनी उस बेबी सिटर को बुला लिया था। जैसे ही वो बेबी सिटर वहाँ पर आती है, युवानी ने उस बेबी सिटर की तरफ देखते हुए कहा, बच्ची का ख्याल रखना। बेबी सिटर ने सर झुकाते हुए कहा, डोंट वरी मैम, मैं प्रिंसेस का ख्याल रखूँगी एंड आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उस बेबी सिटर ने अपना सर उठाया एंड वो बस युवानी को अजीब निगाहों से देखने लगी। युवानी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम उसका ख्याल रखोगी, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, ओके। ये कहते हुए उसने सिर्फ उसे एक लुक दिया एंड उस बेबी सिटर की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसने नोट कर दिया था। उसके बाद वो सामने से हट जाती है एंड वो दोनों बहनें जो बेहद खूबसूरत ब्राइड बनी हुई थी, वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। एक ने बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद कलर का गाउन पहना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ दूसरी ने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था। दोनों देखने में बिल्कुल हेवनली ब्यूटी थी, लेकिन दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। व्यवहार अलग था एंड किस्मत भी शायद अलग हो जाती। वो दोनों कमरे से बाहर निकलती तभी एक युवानी रुक गई। उसने लूसी के हाथ को छोड़ा एंड वो मुड़ी। लूसी बस थोड़ा सा रुक गई थी युवानी के इस जेस्चर से, लेकिन वो भी पेशेंटली देखने लगी। तभी युवानी ने पीछे मुड़कर एक बार फिर से अपनी बच्ची की तरफ देखा जो अभी भी कलर कर रही थी बुक में। उसकी आंखों में एक पल के लिए बहुत सारे इमोशंस आ गए थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपने उस रोधे हुए गले को ठीक किया एंड धीमे से आवाज़ लगाया, सानी। जैसे उसने आवाज़ लगाई है, सानी ने अपना सर उठाया एंड अपनी उन आंखों से उसने युवानी की तरफ देखा। युवानी ने कहा, कम बेबी। जैसे ही युवानी ने कहा, एक बार फिर से सानी दौड़कर युवानी के पास भाग कर आती है एंड अगले ही सेकंड युवानी फर्श पर बैठती है एंड अपनी बच्ची को बस अपने सीने से लगा लेती है। वो मोमेंट बहुत हार्ट फ्रेंचिंग था। उस पल में कुछ था जो वहाँ खड़े हुए हर शख्स ने महसूस किया था। सबके जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए थे एंड सांसें बस थम गई थी। लूसी की आंखों में आंसू आ गए, पता नहीं क्यों, पर बस वो रोने लगी। एंड वही दूसरी तरफ वो मेड, उसकी आंख में भी आंसू आ गए थे। उसने अपना सर झुका लिया एंड देन युवानी ने धीमे से सानी के कंधों को सहलाते हुए कहा, हमेशा याद रखना बेबी, मम्मा लव्स यू अ लॉट। सानी ने कहा, आई ऑल्सो लव यू मम्मा, आई लव यू अ लॉट। युवानी ने कहा, दैट्स लाइक माई प्रिंसेस। ये कहते हुए उसने अपने आप को दूर किया एंड देन सानी के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना, हाँ, एंड मॉम ने जो बताया है ना वही करना, हमेशा ड्रॉ करती रहना, बिल्कुल पोर्ट्रेट वैसा ही होना चाहिए जैसे मम्मा ने तुम्हें सिखाया है, परफेक्ट। सानी ने कहा, मम्मा परफेक्ट होगा सब कुछ। युवानी ने कहा, ओके, क्या अब हम चलें? जानी ने कहा, मैं भी चलूँ मम्मा? युवानी ने कहा, हाँ, कुछ देर के लिए आप वहाँ मेरे साथ चलेंगे एंड देन उसके बाद आप आंट के साथ वापस आ जाएंगी, ओके? आपकी बेबी सिटर वहाँ खड़ी है, आप जानती हैं ना आंट को। सानी ने उस बेबी सिटर की तरफ देखा एंड देन युवानी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, यस मम्मा। युवानी ने कहा, ओके, चलो मेरे साथ। ठीक है, तो उसने सानी का हाथ पकड़ लिया था एंड वहीं दूसरी तरफ लूसी बस देखने लगती है इन सब चीज़ों को। युवानी आगे बढ़ रही थी अपने बच्चे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए, बातें करते हुए, एंड वो दूर से देखने में बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। प्रिंसेस, उसका ऑरा ही अलग था। पर लूसी आज तक कभी युवानी को समझ नहीं पाई, कभी नहीं। वो हमेशा उसकी परछाई में रही है।
कोई भी चीज़ हमेशा पहले युआनी से टकराती थी तब लूसी के पास आती थी। लूसी जानती है कि उसकी बहन ने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा। उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है ये लूसी बहुत अच्छे से जानती है। उसकी बहन ना होती तो वो कैसे सर्वाइव करती उसे नहीं पता। लेकिन आज तक, इतने लंबे समय में आज तक कभी भी युआनी ने अपना दुख, दर्द, तकलीफ़, अपनी इच्छाएं कभी भी लूसी से नहीं बांटी, सिवाय एक नाम के जो उसने आजकल कुछ लम्हों में सुना है, सान। जब भी जिक्र किया है लूसी ने सिर्फ सान का ही किया है, एंड वो भी अभी कुछ वक्त से, वरना इससे पहले तो वो इस नाम के लिए भी चुप थी। लूसी को नहीं पता कि युआनी के दिमाग में क्या चलता है, पर जो कुछ भी चलता है वो लूसी को बस स्तंभ कर देता है। वो बस ठंडे पड़े शरीर के साथ आगे बढ़ रही थी, आगे, क्योंकि उसे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। कुछ भयानक, बहुत भयानक। तभी लूसी के हाथ में रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। उसने अपने आंसू भरी निगाहों से उस फ़ोन की तरफ देखा एंड एक हाथ से अपने आंसू को पोंछते हुए स्क्रीन पर पढ़ा तो ईपो का मैसेज था, जिसमें लिखा हुआ था, यहाँ सब कुछ तैयार है, जल्दी आओ। लूसी ने भी अपने कांपते हुए हाथों से लिख दिया, हम बस निकल रहे हैं। इसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद किया एंड उसे अपने पर्स में रखा एंड वो अपनी बहन को फॉलो करने लगी। हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस यही कहूँगी आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है एंड ईपो क्या करने वाला है, वही दूसरी तरफ युआनी के दिमाग में क्या चल रहा है। और हाँ, इतना बड़ा वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है या शायद हो गया है, पता नहीं। आपको जो भी लगे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, शायद पढ़कर मुझे पता लग जाए कि मेरा दिमाग ख़राब हुआ है या नहीं, क्योंकि 1 घंटे, 1.5 घंटे से भी ऊपर का एपिसोड मैं तो अपने खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। सॉरी आपको बोर करने के लिए, पर हाँ, मेरी इतनी मेहनत पर तो एटलीस्ट अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं ना। सोच क्या रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। एटलीस्ट 1K लाइक तो मैं डिज़र्व करती हूँ ना।